Hello guys, welcome back to our channel Part 3 CEO Mafia की LADAKU Bride. Last part of the story. Chapter 41 अच्छा ठीक है हम तुम्हें। मिश्री की बात सुनकर राघव का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए मिश्री की तरफ देखने लगता है। उसे मिस्त्री को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने मिश्री ना हो का कोई पागल खड़ी हो जिसका दिमाग घुटनों से भी नीचे हो। मिश्री को राघव ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। उसने तो मिश्री के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि उसे मिस्री और खुद की पहली मुलाकात याद थी। लेकिन अफसोस उसे याद थी या नहीं उसे ये नहीं पता था। वो एकदम से मिश्री से सवाल करता है, सिस क्या तुम्हें याद है कि तुम पिछले 2 साल पहले प्रयागराज गई थी? उद्धरण चिन्ह। मिस्री राघव की बातों को सुनकर अपना सिर बस हाँ में हिला देता है। उसके गुस्से से भरे चेहरे पर अब एक मुस्कान थी और वो मुस्कुराते हुए राघव से बोलती है, हाँ मैं गई तो थी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? लेकिन मैंने तो आपको वह देखा ही नहीं था। मैंने आपको पहले से जानती हूँ तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्री एक बार फिर से कई सवाल एक साथ राघव को उपदान देती है। राघव उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है और उससे कहता है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने त्रिवेणी घाट पर किसी को पानी में धक्का दिया था और वह बेचारा मरते मरते बचा था, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ में गलती से तुम्हारी चॉकलेट लग चुकी थी जो कि तुमने अपनी गलती से उसके ऊपर से की थी और तुमने ज़बरदस्ती उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसने तुम्हारा चॉकलेट लिया और इसलिए तुमने उसे त्रिवेणी घाट के पानी में धक्का दे दिया था। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना सिस? उद्धरण चिन्ह। राघव की बातों को सुनकर जहां आती उसे अपनी आंखें छोटी करे घूम रहा था तो वही अदिति के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वही मिश्री के दिमाग से त्रिवेणी घाट की एक झलकी आकर गुजर चुकी थी और उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाकर बोलना शुरू किया, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं भाई? क्या आप उसे जानते थे? और सच्ची बोलो, गलती मेरी नहीं थी, उस लड़के की थी, क्योंकि उसने ही जानबूझकर मेरी चॉकलेट छीनी थी। आप ही बताओ, को पता है ना मुझे मेरा चॉकलेट कितना प्यार है? उसने मेरी चॉकलेट ही नहीं थे और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी में छप कर दे दिया। मैंने सच में उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, वह तो गलती से हो गया था। उद्धरण चिन्ह। राघव मिश्री की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें और ज़्यादा छुट्टी करके मिश्री को घूरता है और एक नज़र अदिति को घूर कर देखते हुए आतिश की तरफ एक नज़र देखता है और फिर अपनी नज़र एक बार फिर से मिश्री पर टिकाकर अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द को चलते हुए कहता है, क्या सच में तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वह महान इंसान जिसने तुम्हारी चॉकलेट नहीं थी, तुमने उस पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाकर फिर चालू कर बेचारे को त्रिवेणी घाट पर धक्का दे दिया था, वह कोई और नहीं मैं हूं और मैं तुमसे यही कहता रहा कि मैंने तुम्हारी चॉकलेट नहीं सुनेगे, वह तुम थी जिसकी गलती की वजह से वह चॉकलेट मेरे हाथी थी, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना और मुझे पानी में धक्का दे दिया। तुम्हारी वजह से मैं पूरे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल बेड पर रहा क्योंकि मुझे फीवर के साथ कोल्ड हो चुका था और मुझे 1 हफ्ते के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। समझी तुम पागल कहीं की? तभी मैं सोच रहा था मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, लेकिन मुझे आज याद आया कि वह महान इंसान जिसने मुझे सिमरी घाट के पानी में धक्का दिया था वह कोई और नहीं, मेरी अभी अभी बनी बहन है। उद्धरण चिन्ह। राघव के भाषण का जहां अदिति ने कसकर अपनी दोनों आंखें बंद की हुई थी, वहीं मिश्री की आंखें दर्द से फैल चुकी थी और उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे हफ्ते हुए आतिश के पीछे गए और उसके पीछे छुप गए। उसने आतिश के सेट को बहुत ही कसकर पकड़े हुए थे और आतिश भी उसका अपना महसूस कर सकता था। आतिश ने उसे अपने सामने किया और उसे अपनी बाहों में भरकर शांत कराने लगा। उसकी नज़रें तक राघव पर टिकी हुई थी, वह अपनी लाल आंखों से राघव को देख रहा था। वही राघव ने जैसे ही देखा कि मिस्त्री उससे डर रही है तो उसने आतिश की नज़रों को इग्नोर किया और आशीष के पास जाकर मिस्त्री के बालों को सहनाते हुए मिश्री से कहा, लिटिल बेबी तुम डर क्यों रही हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे तो याद भी नहीं था कि वह तुम हो। बस तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे और चॉकलेट की बातें सुनकर वह याद आ गया। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। तुम तो लिटिल बेबी हो, बहुत प्यारी और क्यूट से बेबी, मैं तुम्हें कॉल मी पनिशमेंट नहीं दूंगा। अब शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। राघव मिश्री के बालों को सहलाते हुए से शांत करने की कोशिश कर रहा था। राधा की बात सुनकर मिश्री आतिश की सीने से हल्की सी निकलती है और राघव को अपनी मासूम सी आंखों से देखते हुए अपनी मासूम से आवाज में कहते हैं,
भाई सॉरी, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, मुझे तो टास्क मिला था कि मैं जो मुझे सबसे पहले दिखे उस घाट पर तो मैं उसे धक्का मारकर पानी में गिरा दूं। सच्ची मैंने जानबूझकर वह सब नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। राघव मिश्री के बात ध्यान से सुन रहा था और वह मिश्री की बात सुनकर बस अपना सिर हिला दिया था और कुछ नहीं बोलता। तभी आती है मिश्री को शांत देखकर उसके बालों में हाथ फंसाते हुए मिश्री से कहते हैं, लिटिल बर्ड तुम्हें ऐसा डांस किसने दिया था? क्या उस बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि अगर कोई बच्चा वहां पर आ जाता और उसे तैरना नहीं आता तो क्या होता? तुम तो अपने रास्ते के चक्कर में उसे धक्का दे देती और अगर वह डूब जाता और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो मुझे उसका नाम बताओ, आखिर किसने पोटाश का तुम्हें करने को दिया था? मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे यह पता नहीं है कि यह किसी खतरे से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आतिश अपनी बात खत्म करता है। आतिश के बात खत्म करते ही राघव की नज़रें भी मिश्री पर ही टिक जाती है। वहीं उनके पास ही खड़ी अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वही जैसे ही मिश्री आतिश की बात सुनती है उसका चेहरा घूमकर सीधा अदिति के चेहरे से जा मिलता है। आतिश भी मिश्री के नज़रों का पीछा करता है और जैसे ही वह देखता है कि मिश्री की नज़रें अदिति पर ही टिकी है तो फिर से मिस्त्री की तरफ देखने लगता है। वही राघव भी एक था उसी की नज़रों का पीछा करते हुए अदिति को देख रहा था। मिस्त्री को कुछ ना बोलता देखकर आती एक बार फिर से कड़े लहजे में कहते हैं, लिटिल बर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। आतिश की इतनी तेज आवाज सुनकर मिश्री सहम कर उसे देखती है और अपना सिर झुकाते हुए उसका जवाब देती है, मैं और अदिति दादा से छुपकर प्रयागराज घूमने गए थे। मैं फॉरेन से यहाँ चली आई थी, यह बात दादा को नहीं पती थी और हम दोनों ने बिना बताए ही उन्हें प्रयागराज घूमने चले गए और उसी दौरान हमारे थे यार, हम लोगों ने ट्रुथ एंड डेयर का गेम खेला और उसमें मुझे दिला देर में और उसमें मुझे दे यार मिला दे मुझे गंगा घाट त्रिवेणी घाट पर जो पहले दिखेगा चाहे वह लड़की हो या लड़का उसे पानी में देना था। तभी मैंने देखा कि वहां पर एक लड़का आता है लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ से, मैंने उसकी तरफ देखा भी लेकिन उस लड़के ने अपना चेहरा कबार कर रखा था इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उससे लड़ाई करके उसे पानी में धक्का दे दिया और वहां से भाग कर चली आई, जीत गई। लेकिन मेरे मन में एक गीत था, गिल्ट था और आज मैं उसको मिटाने के लिए राघव भाई आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था, वह बस एक हादसा था, प्लीज़ आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मिश्री अपना सर झुकाते हुए राघव से माफ़ी मांगती है। वही राघव मिश्री का सर प्यार से चलाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं लिटिल बेबी, इट्स ओके और आज के बाद ऐसी शैतानी दोबारा कभी मत करना, समझे तुम। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करके राघव मिश्री के बालों का बार फिर से प्यार से लाता है। उसके बाद अदिति को अपनी पैनी नज़रों से दूर कर देखता है। अदिति उसके ऐसे घूरने से असहज हो जाती है और वह अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है। उसे राह आसान सा लग रहा था, राघव ने यह बात उसे पहले ही बताई थी और जहां तक मिश्री को राधा को लग रहा था अदिति को यह बात पहले से ही पता चला की थी, लेकिन अदिति ने उसे यह बात पता चलने ही नहीं थी। वह सबके सामने अदिति को कुछ कह नहीं सकता था लेकिन यह भी नहीं था कि वह अदिति को ऐसे ही जाने देने वाला था। अदिति का चेहरा रोने जैसा हो चुका था क्योंकि राघव तो राघव, आतिश भी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। आतिश उसे घूर कर बोलता है, आज के बाद तुम दोनों अकेले भी कहीं बाहर नहीं जाओगी और जाओगी तो तुम्हारे साथ में यार आप आ जाएगा, समझी? तो हम दोनों, क्या पता तुम दोनों किसी का अर्थी उठा दो अकेले जाकर। उद्धरण चिन्ह। आतिश मिश्री और अदिति को डोंट मारते हुए कहता है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही अदिति और मिश्री के कानों में आतिश की बातें जाती है उन दोनों का मुंह बन जाता है और वह दोनों ही बेचारा समूह बनाकर आतिश की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अतीत उनके नज़रों को इग्नोर कर राघव से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बीवी का झगड़ा हो गया इसलिए तुम्हारे 1 महीने की सैलरी काट। उद्धरण चिन्ह। आतिश की बात सुनकर राघव की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है और वह अपना मुंह फाड़े आतिश को देखने लगता है। वह बेचारा समूह बनाकर आशीष को देख रहा है था जैसे बोलना चाह रहे हो, अब इसमें मेरी क्या गलती? बीवी तुम्हारी थी, तुम्हारी बीवी ने तुमसे झगड़ा किया, मैंने थोड़ी बोला था उससे झगड़ा करने के लिए जो तुम मेरा 1 महीने का पगार
काट रहे हो भाई अपनी बीवी का और काट। उसने तुमसे झगड़ा किया था ना कि मैंने नहीं, मैंने उनसे बोला था ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, मैं तुम्हें देख ले आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी करते हो, पाप लगेंगे तुमको, घोर कलयुग होगा, तुम्हारे ऊपर कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। राघव आशीष को भी मन ही मन को ही रहा था कि तभी उसके कानों में आतिश की आवाज़ आती है और वो सब पकाकर आतिश की तरफ अपनी बेचारी नज़रों से देखने लगता है। अगर मुझे घोषणा हो गया हो तो जाओ और जाकर अपने लिटिल सिस्टर के लिए चॉकलेट लेकर आओ जिसके लिए इसने पूरे दिन मेरा जीना हराम कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। आतिश की बात सुनकर राघव अपने पेंट की पॉकेट से बहुत सारे चॉकलेट कैंडी निकालकर मिश्री को देता है। मिश्री की नज़रें जैसे ही उस चॉकलेट कैंडी पर पड़ती है उसकी आंखें चमक उठती है और वह झटके से उन सारे चॉकलेट को लेकर किसी को कुछ समझने देने से पहले ही अपने मुंह में एक साथ 2 चॉकलेट डाल लेती है। चैप्टर 42 कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आतिश की बात सुनकर राघव अपने पेंट की पॉकेट से बहुत सारे चॉकलेट कैंडी निकालकर मिश्री को देता है। मिश्री की नज़रें जैसे ही उस चॉकलेट कैंडी पर पड़ती है उसकी आंखें चमक उठती है और वह झटके से उन सारे चॉकलेट को लेकर किसी को कुछ समझने देने से पहले ही अपने मुंह में एक साथ 2 चॉकलेट डाल लेती है और उसे मज़े से चबा चबा कर खाने लगती है। उसकी आंखें बंद थी और उसके होंठ गोल होते जा रहे थे जैसे जैसे वह चॉकलेट घुमा रही थी उसके होंठ गोल गोल घूमते जा रहे थे जिसे देखकर आतिश का गला सूख रहा था। वह अपनी आंखें छोटी करके अपने बगल में बैठी लड़की को देख रहा था जिसने इतनी जल्दी रिजेक्ट किया था कि उसे भी समझने में कुछ वक्त लग गया। उसने सोचा था कि मिश्री अपने हाथ चॉकलेट लेने के लिए बढ़ा दी है लेकिन उसकी चालाक बीवी उसने तो सीधा मौके पर चौका मार दिया और सीधे झपट्टा मारने के साथ ही अपने मुंह में भी डाल दिया। मिश्री के ऐसी हरकत देखकर वह पूरी तरह से चिढ़िया था। वहीं राघव और अदिति उनके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि पहले से पता था ये लड़की चॉकलेट के पीछे कितनी पागल है। मिश्री को किसी से कोई लेना देना नहीं था, वह चुपचाप अपना चॉकलेट खा रहे थे। मिश्री को अपने चॉकलेट में गुम देखकर आती अपनी जगह से उठ जाता है और दीदी को मिश्री के पास बैठने का बोलकर खोज राघव के साथ वार्ड से बाहर चला जाता है। वह दोनों इस वक्त हॉस्पिटल की खाली पड़ी कॉरिडोर पर थे और इस वक्त रात के 10 बजे बज रहे थे। उन दोनों की नज़रें बाहर आसमान में दिख रही चांद पर टिकी हुई थी। हाथी शेर तक अपनी नज़रें आसमान पर टिक आए हुए हैं। राघव से कहता है, क्या पता चला इन सब के पीछे कौन है, किसने मिश्री को शुरू में भेजा था? उद्धरण चिन्ह। आतिश की बात सुनकर राघव भी दूर आसमान में चांद को देखते हुए आतिश को जवाब देता है, नहीं अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि उस रूम की तरफ किसी का आना जाना नहीं था और वहां पर भेज सिविलियन कैमरा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, यहाँ तक कि जहाँ पर लगा था वहाँ की फुटेज देख लिया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ही वहाँ कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि वहाँ पर मिश्री वहाँ कैसे पहुँचे ये तक नहीं आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शेखर के कैमरे को कौन छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुमने खुद सीसीटीवी रूम को ब्लॉक किया है, वैसे कैसे कोई भी उसको खोल सकता है, आ सकता है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा कि आप एक मिस्त्री को वहां पर भेजा किसने था और आखिर कौन है वह जिससे मिस्त्री को खतरा। तो चिंता मत करो, मैं जल्दी उस इंसान का पता लगा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर आतिश आसमान में देखते हुए सितारों को चमकते देखकर राघव से कहता है, राघव मुझे रिजल्ट चाहिए ना कि ऐसे बातों के शेर। तुम्हें पता है ना मुझसे मेरे लिए क्या है, और सर नहीं उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उन्हें यकीन था कि मैं उनकी बेटी की सुरक्षा कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि सर कल आए थे उनकी ज़िंदगी में ये पहला डिसीजन था जो गलत था, क्योंकि मैं मिस्त्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। कोई ना कोई उस पर उंगली उठा रहा है, उस पर दर्द की लकीर आ रही है जो मैं कभी नहीं चाहता। तुम्हें जल्द से जल्द आदमी का पता लगाना होगा जिसने ये सब किया है। मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूंगा, ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। उसने मुझसे कहा करके अपनी ज़िंदगी की सांसें कम कर ली है। उसे यह बताना होगा कि दूसरों की जान की कितनी कीमत है। उद्धरण चिन्ह। राघव खामोशी से आतिश की बटेन सन रहा था, उसके चेहरे पर सिकन आ चुकी थी और वो उस सिकन के साथ आतिश से बोलता है,
तूने जैसा करने को कहा था मैंने कंस्ट्रक्ट में वैसा कर दिया है, साथ ही मीटिंग में सरकार ऐसा करने को बोला था वैसे ही किया है। अब देखना यह है कि वह क्या करता है और जो इन सब के पीछे हैं वह उससे क्या करने को कहता है। लेकिन हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि जिसने भी उसे भेजा है वह एक मनचा हुआ खिलाड़ी है जो हमारे हर एक साल को कामयाब होने से रोक रहा है, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर आतिश राघव को अपनी रेड वॉलेट आंखों से देखता है और कनिंग स्माइल के साथ उससे कहता है, जंगल का शेर जब शांत होता है तो जंगल के जानवरों को लगता है कि शेर ने अपना शिकार करना छोड़ दिया है और वह इस गलतफहमी में जीकर अपने आप को जंगल का शेर समझने लगता है। और उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता है। और फिर उद्धरण चिन्ह। आतिश अपनी बातें अधूरी छोड़ देता है और वह एक बार फिर से हॉट की तरह चलता है। उसके पीछे भी राघव भी चला जाता है। उसके चेहरे पर भी कनिंग स्माइल थी, यह स्माइल की थी जैसे सुन दोनों के अलावा कोई नहीं जान सकता था। दोनों ही जैसे वार्ड में बैठते हैं, सामने का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें छोटी हो जाती है और वह घूर घूर कर अपने सामने बैठी मिस्ट्री और अदिति को देख रहे थे, जिनके दोनों हाथों में चॉकलेट थी और उनके पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ था। दोनों ही किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ाई कर करके चॉकलेट खा रहे थे। मिस्ट्री का पूरा हाथ चॉकलेट से भरा हुआ था और उसका पूरा मुंह भी बात तक नहीं कर पा रही थी, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला रही थी और उसमें पूरा चॉकलेट अपने चेहरे पर फैला रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल के बच्चे को चॉकलेट दे दिया गया और उससे चॉकलेट खानी आती ही नहीं हो। लेकिन इस वक्त मिस्ट्री हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसा ही कुछ हाल अदिति का भी था, क्योंकि उसने भी सेम हाल था, उसके चेहरे पर भी चॉकलेट लगा हुआ था और वह भी क्यूट लग रही थी। दोनों को इस तरह बच्चों की तरह बिहेव करते देखकर आतिश उन्हें घूर-पुर कर सकता है और फिर बिफरते हुए कहता है, ये सब क्या है? हम लोगों ने तुम दोनों को 10 मिनट अकेला क्या छोड़ा? तुम दोनों तो पूरी बच्चियां बन गई। देखो तुम दोनों ने अपना क्या हाल बना रखा है, पूरी कार्टून लग रहे हो। क्या कोई ऐसी खता है? चॉकलेट, तुम दोनों 22 साल की हो और तुम्हें अभी तक चॉकलेट खाली नहीं आती। कोई ऐसा करता है क्या, बताओ? उद्धरण चिन्ह। आतिश की बात सुनकर मिस्ट्री अपने मुंह में चॉकलेट भरे हुए ही कहती है, 22 नी 21 मेरी उम्र है। मिश्री ने अपने मुंह पर चॉकलेट भरा हुआ था, जिस वजह से उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी और ठीक से उसकी आवाज़ बाहर भी नहीं आ रही थी। लेकिन आती समझ चुका था कि मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है और वह गुस्से से दांत किटकिटाते हुए मिश्री से कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम 22 की नहीं 21 की हो और तुम मेरी बीवी हो, मुझे सब अच्छे से पता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम जब 21 साल की हो तो तुम्हारी हरकत ही क्यों 2 साल के बच्चे की तरह है? मुझे यही बात समझ नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। आतिश अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से से सीखते हुए कहता है। वही मिश्री उसके ऐसी बातें सुनकर और गुस्सा हुआ देखकर उससे प्यार से कहती है, अले मेले सीईओ माफिया, अब तो गुस्सा हो गए। आपको पता है ना, आप गुस्से में और भी ज़्यादा हैंडसम और हार देखते हैं और मेरा कंट्रोल अपने आप से छूट जाता है। तो मैं क्या कहती हूँ, आप ना गुस्सा कम किया कीजिए। पता चला किसी दिन आपका चीरहरण हो गया तो मुझसे ना कहना कि आपकी बीवी ने आपका चीरहरण कर डाला। उद्धरण चिन्ह। मिश्री के एक बार फिर से बच्चों वाली आवाज़ सुनकर आतिश अपना सिर्फ एक लेता है। वो और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता था मिश्री के ऊपर, लेकिन मिश्री एक मौका नहीं छोड़ती थी उसे परेशान करने का। वह हर वक्त उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन आतिश के पास भी फैशन हद से ज़्यादा था। वह अपने आप पर पेशेंस रखता था और अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान लाकर अदिति को देखकर कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम और राघव घर जाओ और आराम करो, क्योंकि कल सुबह तुम दोनों की इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो आज तुम दोनों ने छोड़कर आए हो। समझे? तुम दोनों जाओ और कल की प्रिपरेशन करो। उद्धरण चिन्ह। आतिश लगभग अदिति और हुक्म चलाते हुए कहता है, राघव राजनीति। उसका ऑर्डर सुनकर अपना सिर हिलाते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वह सब वार्ड में मिश्री और आतिश के अलावा कोई भी नहीं था। मिस्त्री ने आतिश को फुल ऑन इग्नोर किया और एक बार फिर से चॉकलेट खाने लगी। आतिश की आंखें देखकर छोटी हो गई और उसने मिस्ट के पास जाकर बैठे हुए उसके हाथों से चॉकलेट छीनते हुए बोला, लिटिल बार, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों खा रही हो? तुम्हें पता ही है ना ये तुम्हारे लिए हर वो हो सकता है। डॉक्टर ने अभी तुम्हें ये सब खाने से मना किया है। वो डॉक्टर से बात हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो खाना है वह खा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह अपने हाथों से आप करो और सो जाओ, समझे? तुम रात काफ़ी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। आतिश की बातों में मिश्री के लिए फिक्र
और प्रवाह साफ जाहिर हो रही थी। मिस्त्री ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, क्योंकि उसने भी यह महसूस किया था कि हाथी से सब उसके लिए ही बोल रहा था, लेकिन उसे किसी न किसी तरह से अपनी नाराजगी तो जाहिर करनी थी। इसलिए उसने नाराजगी से आशीष को देखा और उससे अपना मुंह फेर लिया, साथ ही अपने हाथों की चॉकलेट वापस आतिश के हाथों में थमा दिया। आतिश मिश्र की ऐसी हरकत देखकर उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वह सारे चॉकलेट साइड में तार के माध्यम से गिला टॉवल लाकर मिश्री के हाथों पूरे चेहरे को साफ करता है। उसके बाद चावल को रखकर मिस्त्री को दवाई देकर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसी के साथ लेटकर उसके माथे को चूमकर बोलता है, माय लिटिल बट, तुम्हें जितना गुस्सा दिखाना है ना उसे बाद में दिखाना जब तुम ठीक हो जाओगी। अभी के लिए तुम सिर्फ आराम करो, क्योंकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी ठीक होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और तुम भी जितना चाहे ठीक होने के बाद मुझसे गुस्सा करना, लड़ाई करना, मारना पीटना सब करना, लेकिन उससे पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, समझी तुम। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर आतिश से एक बार फिर से उसके माथे को बड़े ही प्यार और एहसास के साथ तुम लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिश्री की भी आंखें इस एहसास को पाकर बंद हो चुकी थी और उसने भी अपनी पकड़ा थी उस पर कॉल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सुकून भरी नींद की आगोश में चली जाती है। मिस्त्री की आंख जब लग जाती है तो आंखें खोलता है और उसे इतना सुकून से अपनी बाहों में देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। चैप्टर 43 जन्म जन्मांतर तक कुंवारा। अपनी बात कहकर आतिश से एक बार फिर से उसके माथे को बड़े ही प्यार और एहसास के साथ तुम लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिश्री की भी आंखें इस एहसास को पाकर बंद हो चुकी थी और उसने भी अपनी पकड़ा थी उस पर कॉल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सुकून भरी नींद की आगोश में चली जाती है। मिस्त्री की आंख जब लग जाती है तो आंखें खोलता है और उसे इतना सुकून से अपनी बाहों में देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी आतिश मिश्री से पहले ही अपनी आंखें खोलकर कुछ प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर स्कूल गांधी और उसकी आंखों में जितने के लिए बेहिसाब प्यार था, जो मिश्री को देख देख कर और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। वह देखता है कि सुबह के 8 बजे बज चुके थे, लेकिन मिश्री तो उठने को तैयार ही नहीं थी। नहीं उसे छोड़ने को देहाती उसने इन 3 घंटों में कितनी बार कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही आतिश मिश्री के हाथों को हटाता, मिश्री कसमसा कर और भी ज़्यादा चिपक जाती है और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती। आती अब उससे परेशान हो चुका था। तभी आदेश गेम दिमाग में एक खुराफाती आइडिया जन्म लेता है और वह मिश्री की तरह शरारती नज़रों से देखने लगता है। उसके चेहरे पर करारा जवाब देकर जा सकते थे। वह अपने चेहरे को देखता है जिस पर मिस्त्री का बालों का पहरा था और उसका चेहरा और उसका बाद आतिश के पूरे चेहरे को ढक रहा था। आतिश उसके बालों का अपने चेहरे से साइड करता है और फिर एक दो बालों को लेकर मिस्त्री के नाक के पास जाकर घुसाने लगता है। मिश्री उसके ऐसे करने से कसमसा उठता है, लेकिन एक बार फिर से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उठने के फिराक में है। आतिश जब देखता है कि उसका शरारत करना मिश्री के नींद में जो तक रेंगने के बराबर नहीं था, तो वह उस बालों को लेकर मिश्रे के कानों में डालने लगता है। वह दोनों तरफ से बिजली के कानों में डाल रहा था, जिसकी वजह से मिश्री कष्ट पाते हुए छक्के से अपनी आंखें खोल देती है और वह अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से चारों तरफ देखने लगती है। उसे चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, साथ ही उसके दोनों हाथ अपने कानों पर थे और वह उंगली से अपने कानों को छन आ रही थी, लेकिन उसे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा था जिसके उसके चेहरे पर और जिससे भाव आ जा रहे थे और बहुत ही प्यारी लग रही थी। वही आते अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे करे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। चारों तरफ देखकर मिश्री की नजरें आतिश के चेहरे पर जाकर टिक जाती है और उसके चेहरे पर जो कुछ वक्त पहले झुंझलाहट और अजीब से भाव थे वह पल में गायब हो जाते हैं और उसकी जगह गुस्से वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और वह झटके सूटकर आतिश के सीने पर पालथी पालथी मारकर बैठ जाती है और अपना हाथ अपने सीने पर बांधकर आतिश को घेरने लगती है। आतिश उसे बड़े आराम से देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ मिश्री के कमर पर रख दिए थे ताकि मिश्री अनबैलेंस होकर गिरे ना। मिस्त्री
ने अभी भी अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुल आया हुआ था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आशीष को घूर रहा था। आखिर जब देखता है कि मिस्ट्री उसे खा जाने वाली नज़रों से गिर रही है तो वह अपना आंखें चलते हुए चढ़ाते हुए अपनी आंखों के इशारों से मिश्रित सवाल करता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों कर रही हो मुझसे। मिश्री उसके ऐसे सवालों को समझकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अपने दोनों हाथ आतिफ के आतिश के कारणों पर ले जाकर उसके कान को पकड़कर जोर से खींच है और फिर उसी तरह गुस्से से खींचते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नींद खराब करने की। आप सच में एक माफिया है जिसे किसी के सुख चैन से कोई मतलब नहीं है, जिसे सिर्फ अपना सुख चैन से मतलब है। उद्धरण चिन्ह। आतिश मिश्री के बाद उनका अपनी आंखें छोटी करके मिश्री को देखता है और उसे अपने हाथों से उसके कमर पकड़ते हुए सीधे एक झटके में अपने ऊपर लेटा लेता है और उसकी आंखों में एकटक देखते हुए उससे अपने दांत पीसकर कहता है, हाँ हो, मैं एक माफिया और मेरा चैन सुकून सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें ऐसे कैसे अपने सुकून को खुद से यूं जुदा होने देता। तुम मेरा जेंट्स कौन हो, इसलिए मैं तुम्हें खुद से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम। और अब चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आतिश थोड़े गुस्से और उखड़े हुए आवाज में मिश्री से कहता है, उसके आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अभी सुबह ही हुई थी और इन दोनों का झगड़ा आसमान छू रहा था। इन दोनों की नोकझोंक कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों की नोकझोंक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर कोई बाहर वाला इन्हें देख लेता तो उन्हें ये शक जरूर होता कि क्या ये दोनों सच में पति पत्नी है या सिर्फ ये दोनों एक रायवाल है जो दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी बन चुके हैं। जैसे ही मिश्री के कानों में आतिश की बात वाली बात पड़ती है तो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके आतिश को देखने लगती है और वह अपना मुंह बिचकते हुए आतिश से कहती है, आर यू साथ मिस्टर रघुवंशी, आप मुझे स्पंज पाक दिलाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। मिश्री की बात सुनकर आतिश उसे अजीब नज़रों से देखने लगता है और उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, क्या ये लड़की पागल है जो ऐसे सवाल कर रही है। जब मैंने उसे बोला है कि मैं इससे स्पंज बात दूंगा तो मतलब इससे स्पंज बात दूंगा, तो यह क्या पागलों जैसे सवाल पूछती रहती है। फिर अपने सारे ख्यालों को झटक कर आतिश मिश्री से कहता है, क्या मैं तुम्हें स्पंज बैग नहीं दे सकता, इसमें कोई बुराई है। अगर तुम्हें इसमें कोई बुराई लगती हो तो तुम्हें यह मैं बता दूं कि हम दोनों न्यूली मैरिड है और ये सब कपल के बीच नॉर्मल बात है, समझे तुम। मिश्री आतिश की बात सुनकर उसे अजीब नज़रों से फिर एक बार देखती है और उससे घूरते हुए उससे कहती है, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ रहते हुए हॉस्पिटल में 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अब आज जाकर आपको याद आया है कि आपको मुझे स्पंज बात देना है। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आतिश मिश्री को ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है और अपने मन ही मन खुद से कहते हैं, मैंने तो सोचा था ये लड़की सच में बेवकूफ़ है, लेकिन इसका दिमाग तो घुटनों से लेकर सिर चढ़कर बोलता है। शुक्र है भगवान का मैंने एक बेवकूफ़ लड़की से शादी नहीं की, वरना द ग्रेट सीईओ माफिया आतिश सिंह रघुवंशी तेरा क्या होता। फिर अपने ख्यालों को झटक कर मिश्री को जवाब देता है, वह क्या है ना, मेरी प्यारी बीवी, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारी बॉडी अभी कमज़ोर है। मैं तुम्हें उस वक्त स्पंज बात नहीं दे सकता था क्योंकि तुम काफ़ी भीड़ थी और तुम आउट ऑफ डेंजर थी, लेकिन फिर भी तुम्हें फीवर और कोल्ड होने के चांसेस थे बात लेने की वजह से, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बात दिलाने से मना किया था। उद्धरण चिन्ह। मिश्री आतिश की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आशीष जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए सब बोल रहा है, लेकिन आतिश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मिश्री को ये समाचार चुका था कि आतिश झूठ नहीं बोल रहा है। वह अपना सर हम हिलाते हुए एक बार फिर से बोलती है, क्या आप सच में मुझे बात अपने हाथों से दिलाने वाले हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई नस बुला दे और वह मुझे बात दिला दें। उद्धरण चिन्ह। मिश्री के बात सुनकर आतिश के चेहरे पर कृषि मुस्कान आ जाती है और वह मिश को अपनी बाहों में और कस के जकड़ते हुए कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है मैं लिटिल बर्ड की, मैं तुम्हारा एडवांटेज ले लूँगा, पर डोंट वरी आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कभी भी उस तरह से हाथ नहीं लगाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जन्मांतर तक कुंवारा रहूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग के तुम्हें अपना प्यार का एहसास दिलाऊंगा, साथ ही उसके साथ 2 छोटे छोटे माफिया प्रिंस और माफिया प्रिंसेस को भी लाऊंगा और देखना हम तीनों मिलकर तुम्हें को परेशान करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आतिश अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान बड़ी सी मुस्कान लिए मिश्री से कहता है। मिश्री अपनी आंखें फाड़े मुंह खोले आतिश को देख रहा था। आतिश को देख रही थी उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी और वह असमंजस में आतिश की तरफ देख
रही थी। उसने तो उससे बात के लिए कहा था, लेकिन उसकी एक बात में आतिश का सीन कहाँ से कहाँ लेकर जा चुका था उसने। तो उसके बेटे और बेटी को भी इमेजिन काट लिया था क्या? उसे यह नहीं पता था कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा था, क्योंकि मिस्त्री और आशीष की शादी को मुश्किल से 1.5 महीने हुए थे और इन 1 महीनों में उन दोनों ने इतने उतार चढ़ाव देखे थे कि उन दोनों को एक दूसरे को ठीक से समझने का मौका ही नहीं मिला। उन लोगों ने तो ठीक से एक जगह बैठ कर एक दूसरे का पसंद नापसंद तक नहीं पूछा था, और आज अचानक आतिश उसे अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों की बात कर रहा था, जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर भी आती इसके मुंह से इस बात को सुनकर मिस्रे के पूरे बॉडी में एक झंझनी झंझनी और गुदगुदी सी दौड़ गई और उसके चेहरे पर अनजाने में ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आतिश उसके माथे को सुनते हुए, माथे को चूमते हुए उसे उठाकर बेड पर बैठता है और वार्ड के डोर को और विंडो को पूरी तरह से क्लोज करके वार्ड की पूरी लाइट ऑफ कर देता है। इस वक्त वार्ड में अंधेरा था और हल्की हल्की सी लाइट दिख रही थी। आतिश बाथरूम जाता है और वहां से 1 बजे तक पानी और टावेल आता है। तमिल को गिला करके अपनी आंख बंद करे वह धीरे धीरे मिश्री के क्लॉथ रिमूव करता है और उसके बाद उसे स्पंज बाथ देता है। हॉट साइड सोफे से एक नॉर्मल सी मिश्री के लिए हल्की कपड़े निकाल कर उसे पहना देता है। आतिश ने इस बीच इसमें एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और यह सब उसने अपनी आंखें बंद किए ही किया था। मिस्री उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। उसके लिए यह बहुत ही खास था। वह आतिश की इस कैप्शन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसे आतिश पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह एक लो एंड सेटिस्फाइड के साथ ही उसके होठों पर करे, लेकिन वह शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती नहीं करना चाहते थे। उसे पता था अगर उसने एक बार हाथ इसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने से कोई नहीं बचा सकता था, और वो इतनी जल्दी ऊपर के दर्शन नहीं करना चाहती थी। चैप्टर 44 बुआ माँ का मिश्री से मिलने आना। मिश्री के दिल में धीरे धीरे आतिश उतर रहा था। उसके दिल के किसी कोने में आशीष ने अपनी छाप छोड़ दी थी और वह उस छाप में और भी ज़्यादा गहराता जा रहा था, जिससे वह मिश्री के दिल के और भी ज़्यादा करीब आ रहा था। आतिश मिश्री को बाग दिला कर उसे बेड पर बैठा देता है, क्योंकि कुछ वक्त बाद डॉक्टर मिश्री को चेक करने आने वाले थे। मिश्री को बिठाने के बाद आती डोर ओपन करता है और लाइट ऑन करता है और फिर बाथरूम में जाकर खुद फ्रेश होने लगता है। आतिश जब से पात्रों में गया था तब से मिश्री की नज़रें तक बाथरूम के दौर पर हीटिंग गई थी और वह अपने दोनों कानों पर हाथ रख अपने पैरों से अपने हाथ को ठीक है बाथरूम की दोस्ती तरफ एक तक देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह भी उसे तरफ मुस्कुरा कर देख ही रही थी कि डोर लॉक होता है और इसी के साथ डॉक्टर की टीम आती है और कुछ फीमेल डॉक्टर मिलकर मिश्री की चेकअप करने लगते हैं। उनको अपना खुद का चेकअप करता हुआ देखकर मिश्री का मुंह बना हुआ था। सुबह शाम दोपहर कोई ना कोई फीमेल डॉक्टर आकर मिस्त्री को हर वक्त चेक किया करती थी। 4 आवर्स रूम के बाहर, 4 आवर्स रूम के बाहर नर्स खड़ी रहती थी। अब क्या पता मिश्री को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए आतिश ने सभी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखा था। डॉक्टर चेक करते हैं तब तक आप भी बाथरूम से बाहर आ चुका था। डॉक्टर आशीष को बताते हैं कि मिश्री बिल्कुल ठीक है और शाम तक उसे घर ले जा सकते हैं। साथ ही मिश्री के लिए डॉक्टर ने इसको डाइट चार्ट भी दिया हुआ था। साथ ही ने सख्त हिदायत दी थी कि मिश्री को डाइट चार्ट सही खाना दिया जाए, ताकि मिस्त्री जो कमज़ोर थी वह लेवल में आ सके। जिसे सुनकर मिश्री का मुंह बना हुआ था कि सभी बातों को सुनकर बस अपना सिर हिला देता है और वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त में ही एक बॉडीगार्ड आकर आशीष को उन दोनों का ब्रेकफास्ट देता है। मिश्री को चुपचाप खिलाने लगता है। मिश्री भी अपना मुंह बनाए खाने लगती है। दोनों अभी अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि डोर झटके से खुलती है और एक जानी पहचानी औरत, जिसने ये बनारसी सफ़ेद और गोल्डन रंग की साड़ी पहनी हुई थी, गले में मोतियों की माला, और लेडी बहुत है लेकिन लग रही थी वह कैसे चलते हुए अंदर आती है और अपने ताना मारने वाले लहजे में कहती है, ठीक रहते हुए भी यूं अपने हालात में आलस में कुछ काम नाक करना पड़े करके यूं हॉस्पिटल में करोड़ों उड़ाना और पैसों की अहमियत ना समझना यूं तुम्हें शोभा नहीं देता।
तुम रघुवंशी परिवार की बहू हो और मैंने तुम्हें उस दिन ही कहा था कि सप्त विधवाएं आने वाली है, लेकिन तुमने इसकी डर की वजह से जो अपने आप को हॉस्पिटल में ही परमानेंट करवा लिया है ताकि तुम्हें उनकी सेवा ना करनी पड़ी। तुम्हें ये सब करके अपने कर्तव्य से मुकर रही हो। तुम एक आलसी और कामचोर लड़की हो जिसे सिर्फ कामों से बचना है और पैसों उड़ाना है, जिसे पैसों की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि तुमने वह पैसे खुद से नहीं कमाए बल्कि तुम मेरे भतीजे के पैसे को यूं पानी की तरह उड़ा रही हो। उद्धरण चिन्ह। बुआ जी अंदर आकर अपनी कड़वी जुबान में मिस्त्री के प्रति शहर खोलते हुए जहर खोलते हुए बोलती है। उनके जुबान पर हमेशा नीम चढ़ा रहता था, वह करेले की तरह थी और उनकी जबान से हमेशा नीम की शरबत बहती रहती थी। उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वह किसी जहरीले नागिन की बेटी हो जो बार बार अपना फैन फैलाकर बार बार अपना जगह जहर ही उगलती हो। जैसे ही आती से कानों में बुआ माँ की बातें गई, उसके हाथों की नसें भरने लगी, उसकी आंखें लाल होने लगी और वह अपनी लाल आंखों से ओबामा की तरफ देखने लगे। आतिश ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मिश्री ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कर दी और वह आतिश की तरफ देखकर अपना सरनामे हिलाने लगी। आतिश उसे देखकर अपनी आंखें कसकर मन करता है और फिर अपनी आंखें खोलकर उससे कहता है, बुआ माँ बिना कोई बात जाने ऐसे किसी को भी जल्द नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। आप मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए क्योंकि मैं आज अपनी बीवी के कहने पर चुप हो, लेकिन आगे मैं नहीं रहूँगा। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई भी मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाए। बुआ माँ आतिश की बातें सुनकर अपना मुंह बिगाड़कर आतिश से कहती है, बबुआ तुम तो चुप ही रहो। इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर काला जादू करके अपने बस में कर लिया है। ये तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे पूरे जायज बात हड़पना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। बुआ जी की बात सुनकर एक बार फिर से आदेश गुस्से में कांपने लगता है और वह गुस्से से बुआ जी को देखने लगता है। आतिश जैसे ही कुछ कहता उससे पहले ही आतिश के कानों में मिश्री की आवाज़ आती है और वह मिस्त्री की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उसी मुस्कुराहट के साथ बुआ माँ की तरफ देखने लगता है जिनके चेहरे का रंग फक से सफ़ेद पड़ चुका था। बुआ माँ, शायद आपको ये पता नहीं है कि महादेव का आधा अंग माँ पार्वती होती है। इसका साफ मतलब है कि जितना महादेव पर महादेव का हक नहीं होता, उससे ज़्यादा माँ पार्वती का हक महादेव पर होता है। ठीक उसी तरह मेरा भी आतिश और उनकी चीज़ों पर पूरा हक है और मेरा उन पर और उनका मुझ पर पूरा हक है। शायद आपको पता नहीं है, ये कह लो कि आतिश ने आपको ये बात नहीं बताई है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रही है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन आपके प्यारे भतीजे ने सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थे और अगर मैं चाहूँ तो आपके भतीजे के भी रघुवंशी कॉरपोरेशन से धक्के मार कर निकाल सकती हूँ। समझ गई आप? तो आप मुझे और मेरे पति को ऐसे बिना बात के मारे काया ना करें क्योंकि ना वो भड़कने वाले आना मैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमारे पास दिमाग है और हम उस दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। समझे आप? अब आप मुझसे मिलने आई है तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे डिस्चार्ज होने वाला है और अब से मैं रोज़ घर पर रहूंगी और आप उन सब तो विधवाओं को भी बुला सकती हैं। मैं उनकी सेवा सच्चे मन से करूंगी और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कामचोर है, कौन आलसी है और कौन बेवकूफ़ है। समझिए? आप यहाँ आए ना आने और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मामा। आप यहाँ आए, उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। मिश्री की बातें सुनकर चलाती उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ चुकी थी तो वहीं बुआ माँ का चेहरा फर्क से सफ़ेद पड़ चुका था। उनके चेहरे पर 12 बजे बज चुका था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सदमा लग गए हो। ठीक वैसे ही हुआ था। मिस्त्री के बातें उन्हें किसी सदमे से कम नहीं लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आशीष ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी थी जिसको शादी की, वह भी ठीक से 4 महीने भी नहीं हुए। 4 महीने ही तो दूर की बात है, ठीक से 2 महीने ही नहीं हुए हैं और आशीष को उस लड़की पर इतना ज़्यादा भरोसा हो चुका था कि उसने अपने सारे प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। हुआ वह तो उसके बचपन से उसके साथ थी, लेकिन उसने तो उसके नाम एक फूटी कौड़ी भी
नहीं कि आखिर आशीष ने ऐसा क्यों किया, क्या वह उन पर भरोसा नहीं करता था? वह तो अपनी माँ से भी ज़्यादा अपनी बुआ माँ को मानता था। फिर 1-1.5 महीने में ऐसा भी क्या हो गया जो आती नहीं इस लड़की पर अपनी पूरी जायदाद लुटा दी और सारी जायदाद लड़की के नाम करती? वह माँ के मन में मिश्री के लिए और भी ज़्यादा नफरत ने अपना घर बना लिया था और वह अपने गुस्से और नफरत भरी आंखों निगाहों से मिस्त्री को देख रही थी। वह अपने चेहरे पर आए हुए भावों को छुपाकर आशीष से अपने दांत पीसते हुए मगर धीमी आवाज में कहती है, आतिश आपने ये सही नहीं किया। आप 2 दिन के आई हुई लड़की पर इतना ज़्यादा कैसे भरोसा कर सकते हैं जो आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम कर दी? आपको पता भी है ये लड़की एक धोखेबाज लड़की है जो आपको धोखा दे रही है। आप कैसे इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं? आपको पता भी है लड़की एक नंबर की ड्रामेबाज है। इसे तो सिर्फ आपका प्रॉपर्टी चाहिए था, इसे आपसे कोई मतलब नहीं है। यह आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं है। आपको पता है ना इस लड़की का नाजा पहला धर्म है? पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई हुई है और किस गंदी उद्धरण चिन्ह। बुआ मैं भी बोल ही रही थी कि उसकी बातों को बीच में काटकर आशीष अपनी कलाकार गुस्से भरी आवाज में बुआ माँ से कहता है, बस बुआ माँ खामोश हो जाए। अगर आपने एक शब्द भी और कहा तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि मैंने कभी आपको अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया था। उद्धरण चिन्ह। आतिश इतना बोलकर चुप हो जाता है क्योंकि मिस्त्री ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से जोर से पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में देखते हुए अपना सर बार बार ना मैं हिला रही थी। वह आशीष को पुवामा को कुछ भी कहने से रोक रही थी। वह नहीं चाहती थी कि बुआ और भतीजे की भी उसकी वजह से कोई डरा रहा है। उसकी और बुआ माँ के खुन्नस के बीच वह आशीष और बुआ माँ के रिश्ते को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। वह खुद बुआ माँ से निपट सकती थी और बुआ माँ को अच्छे से सबक सिखा सकती थी। मिश्री तो वैसे भी लड़ने के लिए सबसे आगे रहती थी और उसे लड़ाई के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है दी थी जिससे उनका एंटरटेनमेंट हो सके और मिश्री के एंटरटेनमेंट के लिए हुआ ना ही एक अच्छा जरिया था। वह छोटी मोटी 9 लड़कियों के साथ बुआ से बुआ माँ से सास बहू और साजिश की थी। वह एक बार फिर से बुआ की तरफ देखकर कहत है, बुआ माँ किताब को कमर पर जस नहीं करना चाहिए, एक बार किताब को खोलकर भी पढ़ लेना चाहिए। क्या पता किताब अच्छे निकल जाए और उसके खुले हुए पन्ने अपना इतिहास बता दे। आप ऐसे सिर्फ एक कवर पेज को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकती कि पूरी किताब में क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या है। अगर आप उस बुक को बिना पढ़े ही अंदाजा लगाएंगे तो बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान होगा, उस किताब को नहीं। हम समझ नहीं है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिश्री अपने चेहरे पर कनिंग इसमें इंडिया बोलती है। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी और वह आशीष के दोनों हाथ को अपने पेट पर लपेटे हुए उसके सीने पर अपनी पेट दिखाए खड़ी थी और वह एक चिढ़ाने वाली मुस्कान बुआ जी की तरह पास कर रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अपनी हरकतों से बुआ माँ के नाक में दम करने की कोशिश कर रही थी। आतिश भी अपनी छोटी सी बीवी की चलाकर बहुत अच्छे से समझ रहा था। वही बुआ मजहब देखती है कि मिस्त ऐसी बेशर्म की तरह हाथी से चिपक रही है तो उनका मुंह और भी ज्यादा गुस्से से काला पड़ जाता है और वह अपने पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर से ली जाती है। चैप्टर 46 आतिश और मिस्री के बीच। बुआ माँ अपने पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है और इस वक्त वार्ड में सिर्फ और सिर्फ आतिश और मिश्री ही रह गए थे। बुआ माँ के जाने के बाद आतिश मिश्री से कहता है, ये कहा था मेरी जंगली बिल्ली, तुमने वह माँ के सामने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? अब हम हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। आतिश मिस्त्री को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए उस सवाल करता है। उसकी आंखों में और शब्दों में नाराजगी थी। बुआ मान भले ही उनके लिए कुछ भी करें लेकिन आतिश के लिए है वह बहुत ही अजीब थी। वह ऐसे हुआ मन को नाराज होता नहीं देख सकता। बाले उसने बुआ माँ के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया हो लेकिन बुआ माँ आतिश के जिंदगी में खास अहमियत रखती थी और वह देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खास थी। उनके बीच ये नोकझोंक और उसने होती रहती थी लेकिन इससे उनका रिश्ता टूटने के जगह और भी ज़्यादा मजबूत होता था। लेकिन आज मिस्त्री के द्वारा यूं बेशर्मी करता देखकर आती उसे नाराज हो चुका था। आतिश को ये बात याद ही नहीं रही कि उसने अपने मन ही मन क्या कहा था। उसने कहा था कि वह कभी भी अब मिश्री से नाराज नहीं होगा लेकिन एक बार फिर से आतिश वही गलती करने वाला था। आतिश की बात सुनकर मिश्री एक नज़र घूरकर आतिश को देखते हैं और फिर उससे कहती है,
देखो सीईओ माफिया, मैंने जो किया वह जरूरी था, आपने देखा नहीं हुआ मन कैसे मुझे टारगेट कर रही थी, और वैसे भी यह मेरी बुआ सास और मेरे बीच के मामला है, आपको इसमें कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और वह मेरी बुआ सासू माँ हम दोनों ही निपट लेंगे, आप दूर ही रहे इन सब से तो अच्छा होगा। अगर आपने इन सब से दूर ना रहा तो मैं बता रही हूँ मैं आपको उल्टा करके खाना खिलाऊंगी, समझे आप। उद्धरण चिन्ह। मिस्त्री ने आतिश को धमकी देते हुए कहा। आतिश ने जैसे ही उसकी धमकी सुन उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। सच में उसकी छोटी सी लिटिल बर्ड जल्दी थी, उसे कब और क्या कहना था उसे ज़रा भी होश नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि किसी वक्त किसको क्या धमकी देनी चाहिए, उसे तो बस जो उसके मुंह में और मन में आता था वही बोलना था। आई उसने अपने चेहरे पर मुस्कान भी खेलकर मिश्री के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे कहा, लिटिल बर्ड फाइन, मैं तुम्हारे और बुआ माँ के बीच नहीं आऊँगा, लेकिन तुम भी हुआ मन को ज़्यादा परेशान नहीं करोगी, तुम्हारा मुझे अच्छे से पता है, समझी। तुम्हें एक बात आज का देना चाहता हूँ, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए अनमोल हो वैसे ही हुआ मन की अहमियत भी मेरी ज़िंदगी में है, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच वही बंध नजर आए जो मेरे और बुआ माँ के रिश्ते में है। मिश्री ने अपना सारा में हराया और आशीष के सीने में घुस गई। आशीष भी मुस्कुराते हुए अब उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दूसरी तरफ आदिति और राघव एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए थे। राघव ने अदिति को होल्ड कर रखा था और उसके कंधे पर अपनी चिन्ह रखकर प्यार से उसके बालों में हाथ फिर आ रहा था। उन दोनों के चेहरे पर सुकून बिखरा हुआ था। तभी राघव अदिति से कहता है, तुम्हें क्या लगता है लिटिल को वह सब याद आएगी या फिर वह ऐसी ही रहने वाली है। मैं और आतिश ने डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर का कहना है कि मिश्री की बीमारी के इलाज के लिए उसे सेशन अटेंड करने होंगे, वह भी हर फ्राइडे, ताकि वह जो मेमोरी भूल रही है वह उसके दिमाग से रिस्टोर होकर उसके प्ले स्टोर में स्टोर हो जाए और वह इस प्ले स्टोर से कभी भी उन यादों को उसे कर सके। बस उसे डाउनलोड होने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा जो डॉक्टर उसे डाउनलोड करने में लिटिल की मदद किया करेंगे। हाथी चाहता है कि मिश्री जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वह एक आम लड़की की जिंदगी है जिसमें उसे किसी के सहारे की जरूरत ना हो। वह मिस्ट से हद से ज़्यादा प्यार करता है। मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ लेकिन मैंने उसे इतना बदला हुआ कभी भी नहीं देखा। लेकिन आशीष इन कुछ महीनों में हद से ज़्यादा बदल चुका है। जो आदमी कभी मुड़कर हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखता था वह आज हर वक्त हॉस्पिटल में रहता है। जिसे खुद के नखरे खत्म नहीं होते थे, आज वह लड़का अपनी पत्नी के नखरे उठा रहा है, वह भी उसके जिसने उसे पहली नज़र में ही अपना पति मान लिया था। आतिश ने भी पहली मुलाकात नहीं मिश्री को पसंद कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि यह सब इतना आसान होगा। लेकिन फिर भी भगवान के आगे किसकी चलती है, सब ठीक हो रहा है और मुझे यकीन है कि आगे चलकर भी ठीक होगा और हमें प्यारे प्यारे छोटे आतिश और छोटी मिश्री से खेलने का मौका मिलेगा, जो हमें तोतली आवाज़ में चाचा चाची और मौसा मौसी बुलाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। राघव अदिति के गानों को चुनते हुए उसे अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है। उसकी बातों में उसकी खुशी झलक रही थी और उसके चेहरे पर चमक भी थी। अदिति उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बातों को सुनकर वह मुझे मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती थी। वही वह चुन्नू मुन्नू की बातों को सुनकर शर्मा जाती है और उससे कहती है, क्या तुम सिर्फ आतिश और मिश्री के चुन्नू मुन्नू को ही खिलाओगे, और अगर खुद के चुन्नू मुन्नू आ गए तो उन्हें नहीं खिलाओगे? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें भी आप शादी कर लेना चाहिए और अपने चुन्नू मुन्नू की प्लानिंग करनी चाहिए? क्या कहते हो? मैं तो अपने चुन्नू मुन्नू का नाम भी सोच लिया है और साथ में आतिश और मिस्त्री के बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। हाय मेरी चुन्नू मुन्नू कितने क्यूट होंगे। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 47 दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक अंधेरे कमरे में एक साथ बैठा हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। तभी उस डोर को ओपन करके दो शख्स अंदर आते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर विशेष वर्मा और उनकी पत्नी थी। दोनों के अंदर आने से रूम में पूरी तरीके से रोशनी पड़ गई थी, लेकिन पहले जो अंधेरे में बैठा शख्स था उसकी पीठ दोनों की तरफ थी। दोनों ही अंदर आया और उस शख्स को अपनी तरफ पीठ के देखकर दोनों का मुंह बन गया, लेकिन उन्होंने दोनों ने उसे झुककर ग्रीट किया और उनसे कहा, जब आप चाहते हैं हमने वैसे ही किया है, लेकिन किसी ने हमारे एग्रीमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। हमने जैसा एग्रीमेंट दिया था उसे एग्रीमेंट को और भी ज़्यादा बदल दिया गया था। ये किसने किया अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी ये किया है वह जल्द से जल्द हमारे सामने होगा।
मिस्टर विशेष वर्मा अपनी बातें बोलकर शांत हो जाते हैं और वह उसे शख्स की पीठ को एकटक देखने लगते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ था। विशेष शर्मा वर्मा की पूरी बात सुन लेने के बाद वह शख्स विशेष वर्मा उसकी पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था बेवकूफ़ो, और तुम दोनों ने क्या किया है। अगर आप तुमने उन दोनों को कोई सॉलिड रीज़न नहीं दिया तो उन दोनों को तुम पर शक हो जाएगा और मेरा इतना दिनों का किया हुआ मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरा मेहनत बर्बाद हुआ तो तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को एक काम कहा था लेकिन तुम दोनों उस लायक भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। वह सबसे गुस्से थे उसे अपने दांत भेजते हुए कहता है। उसकी बातों में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, साथ ही साथ उसकी आवाज़ में आतिश के प्रति गुस्सा भी और नफ़रत झलक रही थी। उसकी बातों में भी हिसाब नफ़रत आतिश के लिए था और यह क्यों था यह हमें नहीं पता था, लेकिन उसकी नफ़रत महसूस करके यह ज़रूर लग रहा था कि उसकी नफ़रत हद से ज़्यादा थी। विशेष वर्मा और उसके पत्नी उस शख्स के पीठ को देख रहे थे। अपने लिए बेवकूफ़ सुनकर उनका चेहरा बिगड़ चुका था, लेकिन वह उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन दोनों ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर उस आदमी से बोले, बॉस हमने कोई भी गलती नहीं की, वह सब किसका किया धरा है आपको कुछ पल में पता चल जाएगा। आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये सब हमारी वजह से हुआ है कि हम उसके कंपनी तक पहुंच जाएं, वरना तो आप इतने सालों से सिर्फ ख्वाब ही देख रहे थे और आपके ख्वाबों को पंख अपने लगाए हैं। आप इस तरह से हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उद्धरण चिन्ह। आतिश का विला। सरप्राइज की आवाज़ सुनकर आतिश और मिश्री एक तक सामने की तरह देखते रहते हैं। सामने राघव, अदिति, अरूत, रीत और उसकी मां खड़े हुए थे। तीन और सभी के चेहरे पर ही मुस्कान बिखरी हुई थी और विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ था। वहां पर जगह जगह वाइट ट्रेड और ब्लू बैलून जमीन पर बिखरे हुए थे, साथ ही खूबसूरत सजावट था। सामने ही बड़े से बैलून के साथ लिखा हुआ था, वेलकम होम। सभी को आज एक साथ मिला में देखकर मिस्त्री के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक भर के आती उसको देखा। आशीष ने जब मिश्री की आंखों में चमक देखा तो उसके चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए विला के अंदर चला गया और वह धीरे से मिस्त्री को सभी के सामने उतार देता है। तीनों ही आकर मिश्री से एक एक करके मिलने लगते हैं और उसे उसकी तबीयत पूछने लगते हैं। सभी से मिलकर आज मिश्री के चेहरे पर न जाने वाली मुस्कान दिखाई दे रही थी और वह सब एक साथ हाल में बैठ जाते हैं और उनमें बातें शुरू हो जाती है। आतिश और राघव अरूत के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं और वह तीनों ही अपनी बातें करने लगते हैं। वहीं नीचे मिश्री, उसकी माँ अदिति और रीत बैठी हुई थी। चैप्टर आयरन के बिग बटेन शुरू हो जाती है और भी बातों का सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। चारों ही कुछ ना कुछ बातों पर डिस्कस कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। आज वह विला चारों तहसील से गूंज रहा था। आज काफ़ी दिनों बाद मिला में चहल पहल लगी हुई थी, वरना जब से मिश्री हॉस्पिटल पहुंची थी तब से ही विलास शांत रहने लगा था और वहां की रौनक ही चली गई थी। सभी सर्वन मिस्त्री को वापस आया हुआ देखकर उनके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी और वह सभी आज खुशी से अपना काम किए जा रहे थे। उन्होंने भी मिश्री को बहुत मिस किया था, क्योंकि इतने दिन विला में रहने के बाद उन सभी का एक कनेक्शन बन गया था और आशीष के ना रहने पर मिश्रित सभी सर्वन से बात कर लिया करती थी और उनके सर अच्छा बिहेव याद आती थी, जिसकी वजह से सभी सर्वन के दिल में मिश्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। लगभग बात करते हुए 2 घंटे बीत गए और अब तक बिना कभी वक्त हो चुका था। नीचे आते हैं। आतिश एक सर्वेंट को रोककर उससे सवाल करता है, बुआ माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें शाम से अभी तक नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। आतिश की बात सुनकर एक सर्वेंट आतिश को जवाब देते हुए आई से कहती, बस बड़ी मालकिन तो शाम से ही बाहर गई है और उन्होंने कहा कि उनका इंतजार ना करें, उन्हें आने में रात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वह अपनी किसी फ्रेंड के साथ मिलने जा रही थी और उन्हीं के साथ आज का डिनर करेगी, इसलिए उनका वेट ना करे। आतिश सर्वेंट के बात सुनकर बस अपना सिर हिला देता है और नीचे चला जाता है। उसी के पीछे ही राघव और अरूत भी चले जाते हैं। वह जब नीचे पहुंचते हैं तो चारों लड़कियों को देखते हैं।
जो हंस रही थी उन सभी को देखकर आतिश अपना से हिला देता है। कुछ वक्त बाद ही सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर कर रहे थे। कुछ और तो बाद ही उनका डिनर खत्म होता है और रीड और मिसेस सिंघानिया के साथ अनुरोध भी घर के लिए निकल जाता है। मिश्री उन्हें रोकना चाहती थी और उसने उन्हें रोकने के लिए बोला भी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें सुबह ऑफिस जाना है, वह यहाँ अब नहीं रुक सकते, इसलिए वहाँ से चले गए। लेकिन इस बीच सभी ने कक्षा पर एक साथ बिताया। चैप्टर 48 शब्द विधवाओं का आना। अगली सुबह रात के थके होने के कारण अभी तक मिश्री गहरी नींद में सोई हुई थी। वही आतिश एक तक मिश्री के मासूम से चेहरे को देख रहा था जो सिर्फ सोने के वक्त दिखाई देता था, वरना जब मिश्री जागती थी तो ऐसा लगता था जैसे मिश्री शैतान की रानी हो। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी अपनी खुराफात दिमाग से, साथ ही साथ उसके लड़ाई दिन में 4 से 5 बार जब तक ना हो जाती तब तक मिश्री काहे की मिश्री थी। वह सुकून से सोई हुई थी। उसने कसकर अपने छोटे छोटे हाथों से आतिश को पकड़ रखा। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरती सिंह तक मिश्री के चेहरे को ही निहार रहा था। उसकी नींद कब से खुल चुकी थी, लेकिन मिश्री के मासूम से चेहरे को देखते हुए उसे ना मिस्त्री को उठाने का मन कर रहा था ना खुद उठने का मन कर रहा था। वह एक तक मिस्त्री के चेहरे को ही निहार रहा था। वह टाइम की तरफ देखा है तो पता है कि सुबह के 7 बजे चुके हैं। वह उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह प्यार से मिश्री के माथे को चुनते हुए मिश्री को उठाते हुए उसे कहता है, लिटिल बर्ड ओपन योर आइज, सुबह के 7 बजे चुके हैं और कितना सोना है तुम्हें, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें दवाई भी लेनी है। आतिश ने प्यार से मिश्री को उठाते हुए कहा, लेकिन मिश्री को देखकर लग रहा था जैसे उसके ऊपर आतिश के प्यार भरे शब्दों के बाद चले ही ना हो और वह और भी ज्यादा गहरी नींद में करवट बदल कर सो जाती है। उसे खुद की बातों को इग्नोर करता हुआ देखकर आतिश की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपनी आंखें छोटी के घर घर कर मिश्री को देखने लगता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इग्नोर करने की। वह मिश्री को भी कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से डोर लॉक होने की आवाज़ आती है। किसी को अपने रूम का तोड़ना करते हुए देखकर आतिश की भाव है सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था और जब से उसने और मिश्री ने साथ रहना शुरू किया था तब से तो कोई और भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटता। और आजा जाना कैसे इतनी सुबह सुबह अपने कमरे का दरवाज़ा फिरते हुए सुनकर उसकी भावेश सिकुड़ गई और उसने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। आतिश ने सिर्फ ये 3 शब्द ही कहे, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई, कितनी सुबह सुबह उसे और उसके लिटिल बर्ड को परेशान कर रहे हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी एक मेड जिसको बुआ माँ ने आतिश और मिश्री को नीचे बुलाने के लिए भेजा था, वह अपनी रिस्पेक्टेबल वॉइस में आतिश से कहती है, बस आपको और मैडम प्रेसिडेंट को बुआ जी नीचे बुला रही है। उनका कहना है कि आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और उनका स्वागत मैडम पर एक्सीडेंट को खुद से करना है, इसलिए बुआ जी ने जल्दी से जल्दी मैडम प्रेसिडेंट को नीचे बुलाया है। वह सर्वेंट जल्दी से अपनी बातें रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतिश की आवाज़ सुनकर उसे यह अंदाजा हो चुका था कि आतिश गुस्से में है। वह आती उसको और भी ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे उसे अपनी जब हद से ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी आता इसको सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। वही उसे मेड की बातें सुनकर आती के मन में अजीब से भाव आ जाते हैं और वह अपने बगल में देखा है जहाँ पर कुछ वक्त पहले मिश्री उसके बातों को इग्नोर करके घोड़े गधे बेचकर सोई हुई थी, वह झटके से उठ बैठी थी सर्वेंट की बात सुनकर और अपनी आंखें मारते हुए डोर की तरफ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नींद की वजह से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। आतिश उसे इस तरह से उठा हुआ देखकर बस मुस्कुरा देता है, साथ ही साथ उसके दिल में एक सुकून सा बिखर जाता है। भले ही मिश्री उसके एक बार उठाने में नहीं उठी थी, लेकिन मिश्री हुआ मन के एक जिक्र से उठ बैठी थी जो आतिश के दिल को सुकून पहुंच गई थी। भले ही हुआ मन उसके लिए कुछ भी करें और उसने गुस्से में उन्हें जो भी कहा हो, लेकिन आतिश के दिल में हुआ मन के लिए एक अलग ही जगह थे। और उसे दिन आदेश ने मिश्री से ये भी कहा था कि वह बुआ माँ की इज्जत करे जैसे वह उसकी करती है। मिश्री ने उसे दिन जो कहा था आज उसे साबित भी कर रही थी। वह अपनी यूनिधी आंखों को मिलते हुए हाथी उसकी तरफ अपने हाथ उठा देती है, जिसका साफ मतलब था कि आप मिश्री के जितने भी काम करने थे उसे सिर्फ आता इसको करने थे। आतिश भी एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि यह सब उसी का किया
धरा था उसने मिश्री को एकादशी बच्ची बना दिया था। जब से मिश्री हॉस्पिटल गई थी तब से आदेश मिश्रा की हर एक काम को खुद से कर रहा था, इसलिए मिश्री आलसी हो चुकी थी और अब वह खुद से कुछ नहीं कर रही थी। वह एक तरह से आतिश के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी। आतिश को भी इससे कोई भी ऐतराज नहीं था क्योंकि वह भली अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता था, लेकिन वह मिस्त्री को एक बच्ची की तरह पैम्पर करता था। पर वह अपनी पूरी जिंदगी उसे ऐसी ही रखना चाहता था क्योंकि मिश्री उसके लिए एक अजीज तोहफा थी जिसे आर्टिस्ट कभी भी खिला नहीं जाता था। वह हमेशा उसे संभाल कर एक फूल की तरह रखना चाहता था और उसमें पानी भी हमेशा डालना चाहता था ताकि उसका वह फूल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, ना कि मुरझा जाए। वह मिश्री की तरफ मुस्कुराते हुए देखा है और उसके होठों पर छोटी सी किस करके उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम की तरह बढ़ जाता है। आधे घंटे में ही दोनों नहाकर बाहर आते हैं। दोनों की जिस पर बाथरोब पहना हुआ था, मिश्री का चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। चैप्टर 49 हम तुम्हें परखना चाहते हैं। आतिश और मिश्री अपना सर झुकाकर हाथ जोड़ी हाल में खड़े थे और उनके सामने 7 विधवाएं खड़ी थी जिन्होंने पूरी तरीके से सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और कुंदन के ज्वेलरी करी किए हुए थे। उनके चेहरे पर अलग ही तेज नजर आ रहा था और वह ऊपर से लेकर नीचे तक आतिश और मिश्री को निहार रहे थे। आती सब मिस्त्री के बगल में ही राघव और अदिति भी खड़े हुए थे। अदिति उन 7 विधवाओं को देखकर खुद से मन ही मन ये कहती है, हे राम, इस बुआ चुआ ने तो सास बहू और साजिश का खेल खेलना शुरू भी कर दिया और मैं तो अपनी क्यूटी पाई को ये बताया ही नहीं कि अब उसका बैटल ग्राउंड शुरू होने वाला है। हे भगवान, इस बुआ की बच्ची का कुछ तो कर। उन्हें के बगल में बुआ माँ भी खड़ी हुई थी और उन्होंने अभी हाथ जोड़ रखा था। 7 विधवाओं में से जो एक सबसे उम्र दराज और बुद्धि लग रही थी, उसने चारों तरफ घर का जायजा लिया और फिर अपने कड़क लहजे में बुआ माँ से कहा, एक कला बतिया, तेरी कल तो यहाँ चली नहीं ऐसा लग रही है रे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गई है ना। अब हम तेरी नहीं बहुरिया को परखेंगे, तब हमें चलेगा पता चलेगा कि लड़कियां हमारे आतिश बबुआ के लिए फुटरी से के ना से। उद्धरण चिन्ह। उन बूढ़ी औरत की बात सुनकर आती इसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वहीं मिश्री के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट ले उन सभी विधवाओं की तरफ देखने लगती है। सभी मिस्त्री के खूबसूरत चेहरे को देखकर पहले ही खोए हुए थे और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर उनके चेहरे पर और भी ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वह इस वक्त मिश्री की सूरत देखकर कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्हें जितनी सूरत पसंद आई थी उतनी ही ज़्यादा सीरत भी पसंद आई थी। साथ ही साथ अभी ये देखना था कि मिश्री उन लोगों के परीक्षा में जो वह लोग देने वाली थी इंसान दिनों में, उसमें कितनी सफल होती है और कितने में असफल होती है। मिश्री अपनी प्यारी और मीठी सी आवाज़ में सभी विधवाओं की तरफ देखकर कहती है, आप सभी को मिश्री आतिश सिंह रघुवंशी का सदा सादर प्रणाम। हमेशा करते हैं कि आपके यहाँ पहुँचने में कोई भी तकलीफ का सामना नहीं किया होगा और आपकी यात्रा कुशल मंगल हुई होगी। जैसे कि हुआ, मनी हमें बता दिया था कि आप आने वाली है, इसलिए हमने आपके रहने खाने सभी चीज़ों का प्रबंध कर दिया है। कृपया करके आप अपने अपने आसन में विराजमान हो जाए, हमने आपके लिए प्रसाद बना लिया है। मिश्री ने बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उन सभी से कहा। मिश्री की बातें सुनकर सभी विधवाओं के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह इनमें से जो सबसे बुद्धि वाली विधवा थी, उन्होंने मिश्री से अपनी सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता पति परमेश्वर होता है और उनका नाम नहीं लिया जाता, तो तुमने कैसे अपने पति का नाम ले लिया? क्या तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो? उद्धरण चिन्ह। उसे बुद्धि विधवा का सवाल सुनकर सभी के चेहरे पर सीखना जाती है, वही बुआ माँ के चेहरे पर सैटिन मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी गुस्से भरी नज़रों से मिश्री को देखने लगती है। वही राघव, अदिति और आशीष के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ चुके थे। मिस्त्री जिन हालातों में पड़ी बड़ी थी वह इंडिया नहीं था बल्कि वह विदेश से रहकर आई थी और ऐसे में यहाँ की बोली भाषा जो मिश्री को आती थी वही सबसे बड़ी बात थी क्योंकि मिश्री बचपन से ही विदेश में पाली बड़ी थी और ऐसे में ऐसे संस्कारों के लिए बोर्ड ही बुद्धि विधवा का बोलना सबके माथे पर बाल पड़ने जैसा था। वही मिश्री के चेहरे पर आप भी मुस्कुराहट बारकार थी और वह उन विधवा की तरफ देखकर उनसे कहती है, आप हमारी दादी की उम्र की है और हम आज से आपके दादी ही कहेंगे। और रही बात हमारे संस्कार की, तो हमारे संस्कार हमें हमारे पापा ने दिया है और हम कभी भी उनके संस्कार पर उंगली नहीं उठने देंगे। और जैसा कि आपने कहा कि पति परमेश्वर होता है, ये बात हमें अच्छे से पता है, लेकिन शायद आप ये भूल चुकी है कि खुद राधा जी भी भगवान श्री
कृष्ण को केशव माधव कहकर बुलाती है। भले ही उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच अपार प्रेम संबंध था। दोनों की प्रेम इतनी अधिक थी कि गहरा समुद्र हो। तो आप ये कैसे कह सकती है कि मैं संस्कार का उल्लंघन किया है? माता पार्वती भी भगवान महादेव को स्वामी मेरे भोलेनाथ और भी कई नाम से संबोधित करती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वह दोनों माँ पार्वती में संस्कार नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो प्रेम को शब्दार्थ करने का अलग अलग अर्थ है। अपने अपने प्रेम को अपनी अपनी भाषा में संबोधित किया जाता है। आप हमसे बड़ी है और हमसे आगे और अच्छे से जानती भी है। अगर आपको हमारी कोई भी बातें बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा दादी माँ। मिश्री ने अपराध बोध तले दबता हुए अपने हाथों को जोड़कर दादी माँ से माफ़ी मांगी। वही विधवा दादी माँ ने जब ध्वनि की इतनी मधुर वाणी में उसकी बातें सुनी तो उनका मन मोह लिया, लेकिन वह बहुत ही सख्त मिजाज वाली औरत थी और इतनी जल्दी पिघलना उनके व्यक्तित्व में नहीं था। इसलिए उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में एक बार फिर से मिश्री से कहा, तुम बातें तो ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं पता कि बहू का क्या फ़र्ज होता है? जब तक हम यहाँ पधारे तब तुम अपने कमरे में थी, और जहाँ तक एक बहू का फ़र्ज होता है सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में जाकर उसकी सफाई करना और उसके बाद पूजा करना, उसके बाद फिर किचन में जाकर सभी के लिए खाना बनाना, अपने हाथों से मानपूर्ण को प्रणाम करना। क्या ये तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। विधवा दादी माँ की बातें सुनकर मिश्री की होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह दादी माँ से कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही है दादी माँ, और हम यह मानते हैं कि हमारी गलती है, लेकिन हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि हम कल ही अस्पताल से वापस आए हैं और हमने इतनी सुबह सुबह या बोल ले 2-3 दिनों से नहाने की इजाज़त नहीं थी, और ऐसे में हम कैसे जाकर मंदिर में पूजा कर सकते हैं या रसोई घर में जाकर रसोई का अपमान कर सकते हैं? इसलिए हमने वह दोनों काम नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हमें पता है हुआ मन सारे काम करवा लिए हैं और हमने आपका भोजन ग्रहण करने का प्रबंध पहले ही कर लिया है। बाकी के काम आज बुआ माँ देख रही है, और हम आपको ये बता देते हैं कि हम कल से अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। चैप्टर 50 मिश्री की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। रात का बात मिस्त्री ने सारा खाना खुद से ही बनाया हुआ था, क्योंकि उन्हें उन 7 विधवाओं को अपने हाथों से बना सादा खाना खिलाना था। ये भी दिखाएं आरंभ जब छोटा था तब से ही उसके घर में आती थी, और यह रस्म पहले आती उसकी दादी निभाया करती थी, उसके बाद आतिश की दादी के जाने के बाद उसकी माँ ने निभाई थी, और उनकी माँ के न रहने के बाद बुआ जी ने इन सभी रस्मों को निभाया था। अतीश उनके लिए किसी अनमोल तोहफे की तरह था, उनके भाई भाभी की आखिरी निशानी। इसलिए बुआ जी ने आतिश को बड़े ही नाजों से पाला था, और वह आतिश को भी वैसा ही प्यार देती थी जैसे वह उनका ही बच्चा हो। आतिश भी उन विधवाओं को बहुत ही ज़्यादा मानता था, क्योंकि वह बचपन से ही उसके घर आ रही थी और उन सभी का बंध बहुत ही अच्छा था। सबसे बुद्धि वाली विधवा का आता उसके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और वह आतिश को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। वह हमेशा आतिश को सलामत स्वर दिया करती थी, और आतिश भी उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुना करता था। मिश्री आज कामों में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, और वो तो शुक्र था भगवान का कि 7 विधवाओं ने मिश्री से कहा था कि वह किसी कुंवारी कन्या की मदद ले सकती है। मिश्री ने तो उसे वक्त ये ध्यान नहीं दिया था कि आखिर उन्होंने कुंवारी कन्या की मदद लेने के लिए क्यों कहा, लेकिन मिश्री को सिर्फ इस वक्त मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अदिति से कहा था। अदिति भी हर काम में परफेक्ट थी। अदिति को भी अच्छे से पता था कि मिश्री ने 6 महीने की कुकिंग क्लास ली थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिर मिश्री ने क्लास में जाकर कितने कांड किए थे, यहाँ तक कि उसने तो वहाँ की कोक को भी नहीं छोड़ा था लड़ने के लिए। उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था जब उसने सुना कि मिश्री आज का खाना बनाएगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को आज भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन शाफ्ट विधवाओं ने कहा कि उनकी मदद कोई कुंवारी कन्या कर सकती थी, तो उसने एक पैर पर ही खड़े होकर अपना नाम ले लिया, और वह ध्वनि मिस्त्री की मदद करने के लिए किचन की तरफ चली गई। पहले ही सर्वेंट ने सारे सामान निकाल कर बाहर रख दिए थे, और वह दोनों ही खाने का सामान निकाल कर लिस्ट देख रहे थे, जिनमें सब सारे सायदा खाना बनाने की लिस्ट थे। वह सभी लोग सामानों को देखकर खाना बना ले लगती है। मिश्री को तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आ रहा था। आदित्य ने उसके आज बहुत मदद की थी, और उसने एक एक बात
बहुत ही अच्छे से मिश्री को समझाई थी। मिश्री भी आज बहुत ही डेडिकेटेड होकर सारे काम कर रही थी। उसे काम में इतनी रुचि लेता हुआ देखकर अदिति के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी। अदिति को पता था कि मिश्री अभी ही अस्पताल से आई है, इसलिए उसने सारा काम खुद से ही किया था। बस वह मिश्री को तलने भूलने और बनाने कम दे रही थी। मतलब कि सार्थक की मिश्रण ने सिर्फ चम्मच चलाया हुआ था, बाकी सारे काम तो अदिति ने किया था। दोनों ही पसीने से तार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी, जो दूर बैठी बुआ जी भी देख रही थी और उनके सीने पर सांप लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आतिश और वो बूढ़ी विधवा आतिश के स्टडी रूम में बैठे हुए थे। आतिश के चेहरे पर नॉर्मल भाव थे और वह उसे बुद्धि विधवा की तरफ देखकर उनसे कहता है, हमने आपको यहाँ आने से पहले ही बता दिया था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती। साथ ही साथ हमने आपको सारी बातें भी बता दी थी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि हमारी बीवी हमें अपने लिए सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं कि आप बस उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो हम खुद भी उन्हें संभाल नहीं पाए। उनका गुस्सा जब तक शांत नहीं होता वह तब तक सही से नहीं रहती, और नहीं वह अपने गुस्सा शांत होने तक किसी का पीछा छोड़ती है। उद्धरण चिन्ह। आतिश ने सीरियस भाव के साथ विधवा से कहा। वह बुद्धि विधवा आतिश की बात सुनकर आतिश को आंखें छोटी करके देखने लगी और फिर आतिश से कहा, आतिश आप हमें अपनी छोटी सी बीवी के लिए धमकियां दे रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हमारे सामने आज तक कोई भी ठीक नहीं पाया है? हमने अच्छे को सीधा किया है, ये तो फिर भी एक छोटी सी लड़की है। हम इसे सीधा करके ही अब आपके विला से जाएंगे। उसे विधवा की बातों को सुनकर आतिश इसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और वह सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, हमने आपको इतना कर दी है, आपको उनसे आगे कर दिया है। अब आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं आपको बता दिया कि आप उससे बच कर रहे। आपके ऊपर ये जाता है कि आप उनको कम आती है या ज़्यादा। मुझे आपको जो बताना था मैंने बता दिया है। आप बस अपने आप को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जहां तक मैं अपनी पत्नी को जानता हूं वह ऐसे शांत तो नहीं रहेगी। उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो ज़रूर पक रही होगी। जहां तक मैंने उसे इतने दिनों में जाना है वह कभी भी किसी का उधर नहीं रखती। फोटो समेत उन लोगों को लौटा देती है जिसे उसके प्रति कुछ किया हो। वह शुद्ध समेत उन लोगों को लौटा ही देती है। किसी का उधार रखना उसकी फितरत में नहीं, इसलिए वह आतिश सिंह रघुवंशी की पत्नी है। चैप्टर 51 पहली परीक्षा। और अगली सुबह के 8 बजे बह हो चुकी थी और सभी एक एक करके अपने हमारे कमरे से नाश्ते की टेबल पर आ रहे थे। सभी के चेहरे पर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन थे। किसी के चेहरा शांत था तो किसी का उलझा हुआ, किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही तो किसी की बेचैनी, किसी के चेहरे पर नफरत के भाव थे तो किसी के चेहरे पर किसी के लिए दर्द के भाव थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे और सभी अपने अपने मनोभावों को छुपाकर चुपचाप कर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। इस वक्त पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। सभी विधवाएं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। हालांकि उनके मूलभूत सिद्धांत था कि वह जमीन पर बैठकर ही खाएंगे, लेकिन बुआ जी के इंसिस्ट करने पर और उनके आधार संस्कार के चलते विधवाओं को उनकी बातें मानना पड़ा और वह डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बुआ माँ के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थे, क्योंकि इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कोई भी किसी भी प्रकार का ब्रेकफास्ट नहीं था और आज मिश्री की सबसे पहली परीक्षा थी। इस परीक्षा में मिस्त्री को आज पूरे दिन सभी के लिए तरह तरह के विभिन्न जोनों व्यंजनों को बनाना था। साथ ही साथ भगवान की पूजा भी करनी थी, लेकिन अभी तक ना तो मिश्री का कहीं पता था ना ही आतिश का। सभी की नज़र एक तक रसोई घर की तरफ फिटकी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों पति पत्नी कहाँ गायब हो गए। अदिति और राघव के चेहरे पर भी टेंशन की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें मिश्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ तक उन्हें पता था मिस्त्री बहुत ही ज़्यादा भोली और क्यूट सी लड़की थी, उसे कुछ भी ज़्यादा बनाना नहीं आता था, इसलिए उनका डरना स्वाभाविक था। उनमें से बुद्धि विधवा जो कलाई से बातें कर रही थी वह कलावती बुआ जी से अपने सख्त लहजे में कहती है, कलावती यह क्या बेहद की है, क्या तुम्हें यह नहीं पता इस वक्त हमारा सुबह के भजन का वक्त होता है और यहाँ तो भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। क्या तुम हमें भूख मारने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही है? उद्धरण चिन्ह। कल की आतिश की बात सुनकर वह विधवा हद से ज्यादा गुस्से
में आ चुकी थी और अब वह मिस्त्री के ऊपर भी अपना गुस्सा निकल रही थी, वह भी जबरदस्ती की आतिश की बातें सुनकर और मिश्री के प्रति उसकी केयर सुनकर वह विधवा गुस्से में आ चुकी थी। वह आतिश को बचपन से जानती थी और उसने आती उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा था। उनके सामने बड़ा होते हुए आतिश के नेचर से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें पता था कि आतिश किसी के भी लिए इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, लेकिन वह एक लड़की से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका था कि उसने इतने सालों से जिसे वह दादी कहता था उनको भी चेतावनी दे डाली कि वह उनकी पत्नी से बचकर रहे, आगे जो होगा उसका जिम्मेदार वह नहीं होगा। और यही बातें उन विधवा के दिल को घर घर गई थी। उन्हें मिश्री के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मिश्री आशीष के ऊपर कोई जादू करके आतिश को अपने वश में कर चुकी होगी। इसी वजह से आई से उसके सर चढ़कर जो बोल रहा था। उनका गुस्सा देखकर कलावती बुआ जी उन्हें शांत करते हुए उनसे कहती है, माँ जी आप गुस्सा क्यों कर रही है, प्लीज़ शांत हो जाए, हम अभी नाश्ते का इंतजाम करते हैं। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है कि दोनों उद्धरण चिन्ह बुआ माँ अभी सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि उससे पहले ही इंद्रेश से आतिश और मिश्री आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथों में फूलों की टोकरी थी, साथ ही साथ पूजा की थाली भी थे। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता थी कि वह दोनों इस वक्त मंदिर से आ रहे थे। उन दोनों को इस तरह से मंथन के आते हुए देखकर विधवा औरत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखकर अपने जगह से खड़ी हुई और फिर गुस्से से बौखलाते हुए अपनी कड़क आवाज़ में कहा, आतिश क्या यही संस्कार है तुम्हारी पत्नी के? क्या उसे यह नहीं पता कि घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं और उनकी पूजा और उनकी देखरेख भी ऐसी करनी चाहिए जैसे भगवान की जाती है? और तुम्हारी बीवी तो हमारी सेवा सत्कार करने की बजाय बाहर से आ रही है, वह भी इतनी चमक धमक के। अब तुम क्या कहना चाहोगे? कल रात तो तुमने मुझे कुछ और ही उद्धरण चिन्ह उन्होंने बड़े ही गुस्से से कहा और अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उनका गुस्सा देखकर सभी उन्हें अपनी आंखें अपनी देख रहे थे। आज पहली बार हुआ था कि वह विधवा औरत हद से ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उन्हें इस तरह से देखकर अदिति जो राघव के बगल में ही खड़ी थी अपनी दबी दबी सी आवाज़ में राघव से कहती है, ये बुढ़िया अच्छी है तो क्या इससे अच्छा नहीं लग रहा है? एक पर कर पर है, एक पैर कब्र पर है तो दूसरा जमीन पर अटका पड़ा है। यह नहीं कि सीधे साधे भागवत गीता का पाठ करें, ये तो रामायण पढ़ ले, लेकिन ये बुढ़िया तो महाभारत करने पर तुली हुई है। कैसे पता नहीं हमारे मिश्री महाभारत की अर्जुन भी खुद है और कृष्ण भी खुद है। अदिति ने राघव के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसके बाद सुनकर राघव के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आएगी और उसने अदिति की बातों का जवाब देते हुए उसे ही उसके कान में धीमे से कहा, इस बुढ़िया ने तो मेरा भी जीना हराम करके रखा था। ये ला दो फैला दो, अच्छा ही है कि इसका पाला भाभी से पड़ा है। अब इसे समझ आएगा कि किसी के ऊपर हुक्म चलाने या उसे परेशान करने का नतीजा क्या होता है। मैं तो अभी सीरियस सोचकर ही खुश हो रहा हूँ कि भाभी उनके साथ करेगी क्या, क्योंकि जहाँ तक मैंने भाभी का नेचर डालना है वह कभी भी अपने आप को ऑफेंड करने वाले लोगों को छोड़ती नहीं है इतनी आसानी से। चैप्टर 52 अंतिम परीक्षा की ओर। अदिति और राघव एक दूसरे से बात करके ही मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती थी। उनकी खुशी देखकर हुआ मन तिरछी नज़रों से उसे देखते हैं और फिर दबी दबी सी आवाज़ में उन दोनों को डांटे हुए कहती है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का, चुपचाप अपनी मुंह और चेहरा ठीक करके रखो वरना कहीं दीदी सा ने देख लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह कलावती बुआ जी ने कहा। हालांकि यह कहते हुए उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट साफ देखे जा सकती है। बुई दादी अम्मा ने तो अदिति और राघव को नहीं देखा, लेकिन कलावती बुआ जी को उन्होंने ये कहते हुए देख लिया। भले ही उन्हें सुनाई ना दिया हो, लेकिन उन्हें देखकर यह सब पता चल रहा था कि वह उन्हीं की बातें कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वही इन सब का पत्र थी। उन्होंने गुस्से से कलावती बुआ को देखा और फिर कहा, कलावती तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चालाकियां नहीं समझेगी? तुम अपनी यह कल किसी और को दिखाना, अगर मुझे उलझने की कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा। उद्धरण चिन्ह बुई दादी अम्मा ने गुस्से से कहा। उनके बात सुनकर कलावती बुआ जी की सिटी पुट्टी गुम हो गई और वह बुद्धि विधवा अम्मा को देखने लगा, जिनकी उम्र तो उनसे दुगनी हो गई थी, लेकिन उनके तीखे शब्दों के बाद किसी का भी दिल टुकड़ों में बांट सकते थे। उन्होंने अपना सर झुकाते हुए माफ़ी मांगते हुए उनसे कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम आगे ध्यान रखेंगे कि हम आपकी बातों काटे ना, नहीं आपके किसी भी कामों में रुकावट बने। हम सब बातों का ध्यान रखेंगे। आज की परीक्षा तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए सभी डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। सभी के बैठने के बाद मिश्री और अदिति सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने
लगते हैं सभी जल्दी जल्दी अपना अपना हाथ जला रहे थे। सभी को खाने की खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी। मिश्री और अतिथि सभी को सर्व करते हैं और वह बूढ़ी दादी अम्मा विधवा एक मंत्र का उच्चारण करती है और फिर सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे मिश्री अपने सभी परीक्षाओं में पास हो रही थी। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी परीक्षा भी पास कर ली थी। अब सिर्फ अंतिम परीक्षा बचा था। सभी लोग, रात का समय था और अपना अपना डिनर करके हाल में बैठे हुए थे। सभी विधवाएं भी बैठी हुई थी। कलावती बुआजी, अदिति, राघव, मिश्री और आतिश सभी बैठे हुए थे। वह बूढ़ी दादी अम्मा विधवा सभी की तरफ गौर से देखते हैं और फिर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, इसने अपनी अपनी दोनों परीक्षाएं बहुत ही अच्छी तरीके से दी है। अब इसके अंतिम परीक्षा की बारी है। हम कल सुबह मिश्री की तीसरी परीक्षा के बारे में बताएंगे। आप सब भी वहां मौजूद हो। अपनी बात बोलकर वह विधवा बूढ़ी दादी अम्मा वहां से चली जाती है। उसके साथ ही वह 6 जाने विधवाएं भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उनके जाने एक बात, अब हाल में सिर्फ और सिर्फ कलावती बुआ जी, राघव, आतिश, मिस्त्री, अदिति ही थे। बुआ जी भी वहां से सभी को गुड नाइट बोलकर चली जाती है। आप सिर्फ चारों ही बचे थे। चारों के चेहरे पर चिंताएं नजर आ रही थी, लेकिन मिश्री की चेहरे पर अजीब सी घबराहट भी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से परेशान होते देखकर अदिति उसे शांत करते हुए कहती है, मिश्री तू चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा। ना ही वह दादी अम्मा तुझे कोई बड़ी वाली चुनौती देंगे। जैसे तूने पिछले वाली सभी परीक्षाओं को पास किया है वैसे ही तो आगे वाली भी कर लेगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू हमारा नाक काटने नहीं देंगे। तो तू परेशान क्यों हो रही है? तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे साथ तो बिजनेस वर्ल्ड का किंग आतिश रघुवंशी है, साथ ही साथ हम भी तेरे साथ हैं, तो तुझे डरने की कोई सी बात नहीं है। अदिति ने उसका उत्साह वर्धन करते हुए कहा। मिश्री उसकी बात सुनकर अदिति की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह बनाते हुए अदिति से कहती है, हम उसे बात को लेकर परेशान नहीं है। हमें पता है वह हमें जो भी परीक्षा देगी हम उसे पर कर जाएंगे, लेकिन हमें बात से परेशान है कि हमारे अंदर का लड़ाई वाला जो कीड़ा है वह हमें बार बार हमारे साथ हुई जाती हो का बदला लेने के लिए हमसे कह रहा है। वह हमसे बार बार यह कह रहा है उसे विधवा बूढ़ी दादी अम्मा को परेशान करें, क्योंकि उसे बूढ़ी दादी अम्मा ने मुझे बहुत परेशान किया है बात बात पर। ये लाभ वह लो और मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती। मुझे पता है वह जो कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही कर रही है, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग को कैसे समझाऊं जो बार बार मुझे बदला लेने के लिए उत्साह रहा है। मैं अपने इतने दिनों से तो अपने दिल और दिमाग को शांत रखा, लेकिन अब मेरा दिल और दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करती हूं मेरा दिमाग और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है और मेरे बदला लेने की भावना और भी ज़्यादा कठोर हो जाती है। मुझे किसी भी हालत पर उससे बदला चाहिए, मतलब चाहिए। मिश्री ने अपनी सारी परेशानियां आतिश, राघव और अदिति के सामने खोलकर रख दी थी। आतिश और राघव तो उसे आंखें फाड़े देख रहे थे, वहीं अदिति उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह से खुद पर हंसता हुआ देखकर मिश्री की आंखें छोटी हो जाती है और वह अदिति को घूमने लगती है। अदिति उसकी नज़रों की टेप अपना ऊपर महसूस करके अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मिश्री से कहती है, सॉरी सॉरी, मुझे पता है मुझे तुझ पर नहीं हंसना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तुझे आज तक जब भी तुझे गुस्सा आता है तो फाइटिंग वाले मोड पर ही देखा है। मैंने तुझे अपनी सेटिंग वाले मोड को कभी भी कंट्रोल करते हुए नहीं देखा, और आज मैं तुझे इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। जो मिश्री लड़ाकू मिश्री के नाम से फेमस है, आज वह मिश्री अपने आप को लड़ाई करने से रोकने की कोशिश कर रही है, जो लगभग नामुमकिन है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अदिति किस बात को सुनकर तो आतिश और राघव भी हंसने लगते हैं। सभी को इस तरह से हंसता हुआ देखकर मिश्री का मुंह बन जाता है और वहां से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सभी उसे देख रहे थे और हंस रहे थे। उसे जाता हुआ देखकर आशीष भी अपनी जगह से उठता है और अदिति और राघव को गुड नाइट विश करके वह भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अदिति और राघव भी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। राघव का कैमरा अदिति के कमरे के बाद पड़ता था, इसलिए राघव अदिति को उसके कमरे में ही खींच कर ले जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसे बड़े से दांत से चूमने लगता है। उससे आज काफ़ी दिनों बाद उसने अदिति को अपनी बाहों में भरा था, वरना तो उन विधवा की वजह से
उन दोनों को करीब आने का मौका ही नहीं मिलता था। वह सभी अपनी बात जैसी नज़रों को से सभी को ऑब्जर्व करते रहते थे। खास करके उनकी नज़रें अदिति और राघव पर ही बनी रहती थी कि आखिर वह दोनों क्या कर रहे थे, जिस वजह से राघव को अदिति से दूरी बनाकर चलना पड़ता था। क्योंकि यदि राघव कभी यह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अतिथि के ऊपर लांच लगे। दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही प्यार से किस कर रहे थे। काफ़ी वक्त एक दूसरे से प्यार लुटाने के बाद दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो जाते हैं। चैप्टर 53 इस कहानी का खूबसूरत अंतिमार्ध। अगली सुबह आतिश का विला सुबह के 5 बजे रहे थे और इस वक्त हाल में सभी लोग मौजूद थे। उसे विधवा बूई दादी अम्मा ने सभी को सुबह सुबह ही जगा दिया था। सभी ने नहा धो लिए थे और चुपचाप हाल में खड़े थे और उसे विधवा बूई दादी अम्मा की परीक्षा के बारे में सुनने को आतुर थे। उसे बुद्धि विधवा दादी अम्मा ने सभी की तरफ देखा और अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाकर सभी से कहा, आज मिस्त्री को आतिश के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। साथ ही साथ वहां जाकर मिश्री को अग्नि दहन की परीक्षा भी देनी होगी। अगर मिश्री उसे परीक्षा में पास हो गई तो हम यह मान लेंगे कि वह आतिश का साथ अगले 7 जन्मों में भी निभाएगी और उसे किसी भी बातों का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसका रिश्ता तोड़ने के लिए उनके दुश्मन कितने भी कोशिश से करें। इस परीक्षा को पार करने के बाद उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे। उन्हें अभी ही कुलदेवी के दर्शन के लिए निकलना होगा, क्योंकि अगर वह अभी निकलेंगे तो वह सुबह पूजा के वक्त सही टाइम पर वहां पर पहुंचेंगे। विधवा बूई दादी अम्मा का ये कहना था कि मिश्री अंगारों पर चलकर मंदिर के दर्शन करें। उसके ये करने से आतिश और उसका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और कोई कितना भी चाहे उन दोनों का रिश्ता टूट नहीं पाएगा। उनकी बातें सुनकर आए गुस्से से भर चुका था वह मिश्री पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने खुद से यह वादा किया था वह कभी भी मिश्री पर एक आंच आने नहीं देगा। आतिश गुस्से से विधवा बूई दादी अम्मा से कुछ खाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मिश्री उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है और अपने आंखों के इशारों से ना में अपनी गर्दन हिला देती है। ना चाहते हुए भी आतिश को मिश्री की बातें माननी पड़ती है और दोनों ही विल से कुलदेवी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। दोनों को वहां अकेले जाना था, उनके साथ कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं जा रहा था। आतिश का ड्राइव कर रहा था। मिश्री के हाथों में पूजा की थाल थी जो मिस्त्री को विधवा बूई औरत ने दिया था और उसे ये भी कहा था कि जब तक वह मंदिर में ना पहुंच जाए ये थाल किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। 3-4 घंटा का रास्ता पार करके आतिश और मिश्री कुलदेवी के मंदिर जा पहुंचते हैं। वह मंदिर ऊपर पहाड़ों पर था। आतिश ने टाइम देखा तो वह समय से पहले ही पहुंच चुका था। सुबह के 9 बजे बज चुके थे। वह अपनी कर को पाक करता है और फिर मिश्री को बड़े सावधानी से अपनी कर से निकाल कर बाहर आ जाता है। उसने मिश्री से थल को उसको देने के लिए भी कहा था, लेकिन मिश्री ने उसके बाद टाल दी और जो विधवा बूई दादी अम्मा ने कहा था उसको बता दिया। पार्टी उसको अब दादी अम्मा पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपना गुस्सा उन पर जाहिर नहीं कर सकता था। दोनों ही ऊपर जा रहे थे। दोनों को पहाड़ियों की सकरी रास्तों से होकर जाना था। आई उसने जब देखा कि रास्ता लंबा है और अभी से ही मिस्त्री के चेहरे पर पसीना पानी की बूंद की तरह चमक रहा है, तो उसने जल्दी से मिस्त्री को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर आगे बढ़ने लगा। मिश्री ने आतिश को उतारने के लिए कहा, लेकिन आतिश ने उसकी एक नहीं सुनी और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। मिश्री को भी पता था कि आतिश उससे गुस्सा है, क्योंकि थल उसने आतिश के मांगने पर भी उसे नहीं दी थी। मिश्री ने खुद से ही कहा, हम अभी रहने देते हैं, बाद में इन्हें मान लेंगे। वैसे भी यह हमसे ज़्यादा वक्त तक गुस्सा रह ही नहीं सकते। दोनों हुई चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में वह दोनों ही मंदिर के सामने जाकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आतिश मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है वैसे ही उसे अंगारे नजर आते हैं, जो कि लगभग उसके पास कम लंबी थी और धड़क रही थी। उसे देखकर एक बार फिर से आतिश का गुस्सा बढ़ जाता है। वह मिस्त्री को जमीन पर उतरता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। मिश्री उसे झुकने का इशारा करती है और उसके माथे पर प्यार से चुनकर उससे कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका साथ इस
जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक चाहती हूँ। आप मेरे लिए वह फरिश्ते हैं जिसे मेरे डेडा ने मेरे लिए चुना। आप मेरे डेडा की पहली और आखिरी पसंद हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर हो नहीं सकती। मैं आज तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन आज इस पावन मंदिर में अपने दिल की बात कहती हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहती हूँ। आने वाले 7 क्या 14 जन्मों तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस परीक्षा को दूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। मिश्री ने बेहद प्यार से आतिश से कहा। उसकी आंखों में आतिश के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी जा सकती थी। आज मिश्री ने अपने शब्दों में अपने जज्बातों को पिरो दिया था और यह जज्बात आतिश के दिल में किसी मीठे एहसास की तरह जा लगे थे। उसे हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने भी मिश्री की आंखों में देखते हुए मिश्री से कहा, तुम भी मेरी आखिरी और पहले मोहब्बत हो। मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम उसी दिन से मेरी हो चुकी थी और तुमने खुद एडमिट किया था कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी लेती हो। यू आर माइन ओनली माइन। तुम्हें पता है, तुम्हें एक बार किसी ने किस किया था, वह मैं था। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था क्योंकि तुम मुझे पार्टी में इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर तुम्हें किस कर लिया था। लेकिन वह कि मेरी ज़िंदगी की पहली किस थी और बहुत ही प्रेशियस से। भले ही मैं तुम्हें गुस्से से किस किया था, लेकिन इतनी खुशी, इतना सुकून मुझे उसे दिन पहली बार मिला था। जिस सुकून को तलाशने के लिए मैं दर दर भटक रहा था, वह सुकून मुझे तुम में मिला था। तुम मेरा सुकून हो, मेरे दिल की धड़कन हो। जब तुम्हें लगता है कि यह सब करने से मैं तुम्हें 14 जन्मों तक मिल सकता हूँ, तो मुझे भी तुम मेरे 21 जन्मों के लिए चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यह करूँगा। तुम मेरे लिए कर रही हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ। आतिश ने अपनी बात खत्म की और फिर मिश्री क्या कमर को थामकर उसे अंगारे में चलने लगा। जैसे जैसे वह दोनों अंगारे पर चल रहे थे, उनके चेहरे पर दर्द की जगह सुकून उभरने लगी थी, क्योंकि आज शादी के इतने महीना बाद वह दोनों एक दूसरे से अपने दिल का इजहार कर रहे थे। दोनों ही आज अपने जज्बातों को अपने मुंह से बाहर निकल रहे थे, अपने जज्बातों को शब्दों में फिर आओ पर एक दूसरे के दिल को सुकून पहुंच रहे थे। आज का दिन उन लोगों के लिए अनमोल था, क्योंकि दोनों नहीं आज अपने प्यार को, अपने जज्बात को, अपने दिल के सुकून को एक दूसरे के दिल तक पहुंचा दिया था और उन्हें पहले से ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें अंगारों से पैर में चलने की दर्द का एहसास भी नहीं था। दोनों ही इस मीठे से दर्द में सुकून महसूस कर रहे थे। दोनों ही उसे अंगारे से चलकर अंदर आते हैं। पंडित जी उन्हें देखकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और लंबी उम्र और 7 जन्म का आशीर्वाद देकर वह उन दोनों से पूजा करने लगते हैं। दोनों ही खुशी खुशी पूजा करते हैं और फिर दोनों ही लौटकर भी ला जाते हैं। दोनों के मिला आते ही वह दोनों मिलके मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और हाल में आ जाते हैं। मिस्त्री के पैरों में अतिथि लेप लगा रही थी, तो आतिश के पैर में राघव लेप लगा रहा था। सभी हाल में बैठे हुए थे और वह 7 विधवाएं भी हाल में बैठी हुई थे। उनके चेहरे पर खुशी के भाव चमक रहे थे। उन्हें कुलदेवी के मंदिर में जो जो हुआ था, सभी बातों की जानकारी थी। वही विधवा बूई दादी अम्मा का चेहरा देखने लायक था। उनका चेहरा अजीब सा हो गया था और आज उन सभी का विला में आखिरी दिन था, क्योंकि 1 हफ्ते बीत चुके थे और इन 1 हफ्तों की परीक्षा में मिस्त्री ने बखूबी अपना परीक्षा पास किया था और अपना और आतिश के स्वाभिमान को झुकना नहीं दिया था। सभी बैठकर दोपहर का लंच करते हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट का ही रहे थे कि वह बुद्धि विधवा बूई दादी अम्मा की एक चीज़ निकल जाती है। सब उनकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन मिश्री के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। आतिश, राघव और अदिति की नज़रें विधवा बूई दादी अम्मा पर न होकर मिश्री पर थी, जो उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर तीनों के ही समझ आ चुका था कि मिश्री ने जरूर कोई खुराफात किया है। तीनों ने ही देखा तो उसे बूई दादी
अम्मा के प्लेट में एक छिपकली थी जिसे देखकर वह चिल्लाई थी। उसे छूकर देखने पर पता चला कि वह प्लास्टिक की थी। सभी का लंच होने के बाद बॉडीगार्ड्स कौन सा तो विधवाओं को लेकर स्टेशन चला जाता है क्योंकि उनकी ट्रेन थी और विला में शांति पसली हुई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रात आतिश और मिश्री एक दूसरे की बाहों में चांदनी रात को देख रहे थे। आज का दिन उनके लिए सुकून से भरा था क्योंकि दोनों नहीं अपने दिल की बातों को जज्बातों में पिरोकर एक दूसरे को सुकून जो पहुंचा दिया था। The end of the story. Thanks for watching. Please like, share or comment and subscribe for listening more new interesting stories like this.